ओके बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग आज बेटा अपने आईसी इंजन का 7th लेक्चर शुरू कर। इसके पहले हम लोगों ने बेटा लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक 6 लेक्चर्स किए हैं। इसके बाद हम लोगों ने अपना एलडीआरसी का मतलब लाइव डाउट रिमूवल क्लासेस में 2 क्लास किए थे, 1 और 2। पर चूंकि शुरुआत थी तो उसमें ज़्यादा समय लग गया, इसको मिलाकर के आप 1 मान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 6 हमारे लेक्चर हो चुके हैं, उसके ऊपर एक लाइव डिस्कशन हो चुका है। आज हम लोग अपना आईसी इंजन का 7th लेक्चर शुरू करें। बेटा मैंने शुरू में बताया था कि जो हमारा चैप्टर 1 है उस चैप्टर को पढ़ाने में मुझे 16 लेक्चर का टाइम कम से कम लगेगा, लेकिन ये बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है। मैं आपको कभी कई बेसिक चीजें बतानी पड़ती हैं, इसमें थोड़ा समय ज्यादा लग रहा है। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेक्चर 7 को कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए बेटा, हमारा जो चैप्टर 1 है उसको हमने छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, 1.1 से 1.8 और 1.9 से 1.15। पिछले 6 लेक्चर्स में हम लोग क्या कर चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं हीट इंजन्स क्या है। बेटा जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, 3 मिनट से 4 मिनट में अपनी पुरानी चीजों को रिवाइज करेंगे और आगे चलेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा? हीट इंजन क्या होता है? एक साइक्लिक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। हीट एनर्जी आती कहां से है? तो जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं, उनका हम दहन करते हैं। उनके दहन करने से जो हमारे फ्यूल या ईंधन की रासायनिक ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और हमारे जो आईसी इंजन्स हैं जिनको कि हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम लोगों ने इसके बाद आईसी इंजन और ईसी इंजन में डिफरेंस को भी डिटेल में समझा है चैप्टर 4 में या लेक्चर 4 में। वहां पे हमने देखा कि आईसी इंजन के हमें मुख्य रूप से क्या है फायदे हैं। 3 फायदे हैं। आईसी इंजन का जो मुख्य रूप से 3 फायदा क्या है? सबसे पहला तो है कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है इसके तुलना में, एक्सटर्नल कंबशन इंजन की तुलना में। दूसरा, इसका पावर टू वेट रेशियो ज्यादा है। और तीसरी चीज है कि इनको तुरंत इंस्टेंटेनियस स्टार्ट किया जा सकता है। परंतु इसका नुकसान क्या है कि ये सारे फायदे प्राप्त करने के लिए हमें थोड़ा हाई ग्रेड का फ्यूल या उच्च क्वालिटी का ईंधन जलाना पड़ता है। ये हम लोगों के इस 1.1 में हम लोगों ने कवर कर ली। 1.2 में हम लोगों ने देखा कि जो आईसी इंजन होता है उसकी शब्दावली में क्या क्या चीजें होती हैं, आईडीसी, ओडीसी, स्ट्रोक लेंथ, बोर डाया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी जिसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। और हमने ये भी जाना कि हमारे आईसी इंजन में सबसे महत्वपूर्ण टर्म जो वो होने जा रहा है कंप्रेशन रेशियो। क्यों? क्योंकि सर इस कंप्रेशन रेशियो से जो हमारा इंजन है उसकी एफिशिएंसी, किस एफिशिएंसी की बातें हो रही हैं? थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी का मतलब हम जो हीट दे रहे हैं 100 जूल, तो हमें कार्य कितना मिलेगा? 100 जूल तो मिल नहीं सकता, 100 से कम मिलेगा। कितना मिलेगा? तो वो होता है, उसका जो रेशियो होता है वो होता है थर्मल एफिशिएंसी। चैप्टर 3 में डिटेल में आएगा। तो किसी भी आईसी इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कंप्रेशन रेशियो से जुड़ी होती। इस चैप्टर 2 में हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो कंप्रेशन रेशियो का नाम आया था चैप्टर 2 में। और ये होता क्या है कंप्रेशन रेशियो? जब सिलेंडर में पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, तो जब पिस्टन बीडीसी पे होता है तो जो ये आयतन होता है इसको हम लोग बोलते हैं वीएस। जहां पिस्टन झाड़ू लगाता है और जहां पे झाड़ू नहीं लगा पाता उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो दिस इज वीसी एंड दिस इज वीएस। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया? वीएस प्लस वीसी। तो वीएस प्लस वीसी और कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत पे पिस्टन कहां पहुंचा? ये। तो वीएस प्लस वीसी डिवाइडेड बाई वीसी, या वी मैक्स डिवाइड बाई वी मिन, या वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन। इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था और आगे तो बेटा ये डेली आएगा। इसका मतलब हम लोग इसके बाद हम लोग चले गए थे बेटा क्लासिफिकेशन में। इस क्लासिफिकेशन में हम लोग देखा था कई तरह से इंजन को क्लासिफाई किया था, 12-15 तरीके से। लेकिन मुख्य रूप से क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? इंजन किस साइकिल पे आधारित है, ऑटो पे कि डीजल पे कि ड्वेल पे, इंजन 4 स्ट्रोक है कि इंजन 2 स्ट्रोक है, इंजन ऐसा इंजन है कि इंजन सीआई इंजन है, इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड है, मतलब खुद वो खाना पीना खा रहा है अपना, खुद सांस ले रहा है कि उसको जबरदस्ती सांस दिलाई जा रही है अंडर प्रेशर, और इंजन एयर कूल्ड है, इंजन वाटर कूल्ड है। उसकी जो गवर्निंग है वो क्वांटिटी गवर्निंग है, संख्यात्मक है, मात्रात्मक है या गुणात्मक है, क्वालिटी। ये मुख्य 6 क्लासिफिकेशन है जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। इससे प्रश्न भी आते हैं, 70 से 80% प्रश्न इसी से रहेंगे, बाकी कुछ थोड़े बहुत और क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने पिछले
6 लेक्चर्स में ये तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। हम लोग बेटा आज शुरू करने जा रहे हैं इंजन कंपोनेंट्स। कौन से इंजन कंपोनेंट्स? आईसी इंजन के कंपोनेंट्स। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक 1.4, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईसी इंजन के कंपोनेंट्स, या कह सकते हैं पार्ट्स। आइए बेटा, अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन कंपोनेंट्स। कॉमन कंपोनेंट्स का मतलब कोई भी आईसी इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, डीजल इंजन हो, 2 स्ट्रोक हो, 4 स्ट्रोक हो, एयर कूल्ड हो, वाटर कूल्ड हो, क्वांटिटी कंट्रोल गवर्न हो या क्वालिटी गवर्न हो, नेचुरली एस्पिरेटेड हो या सुपरचार्ज हो, कैसा भी इंजन हो, सीएनजी इंजन हो, एलपीजी इंजन हो, कोई भी आईसी इंजन है रेस बोटिंग टाइप का, तो उसमें ये कंपोनेंट हो। मतलब क्या क्या होगा? सबसे पहले तो सर उसमें सिलेंडर होगा। अब कभी कभी हम सिलेंडर बोलते हैं, कभी कभी हम सिलेंडर ब्लॉक बोल देते हैं। तो सिलेंडर होगा या सिलेंडर ब्लॉक होगा, और साथ साथ क्या होगा? उसका एक ढक्कन होगा जिसको हम बोलते हैं सिलेंडर हेड। तो इसका मतलब हर इंजन में, हर आईसी इंजन में किसी भी प्रकार का हो, क्लासिफिकेशन में वो किसी भी कैटेगरी में आए, उसमें सिलेंडर होगा या कह लीजिए सिलेंडर ब्लॉक होगा और सिलेंडर हेड होगा। मस्ट, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिलेंडर के अंदर ही तो पिस्टन चलेगा, और सिलेंडर के अंदर पिस्टन चलेगा तो ऊपर जो स्पेस बनेगी जिसको हम बोलेंगे कंबस्टन चैम्बर, वहीं पे तो हम फ्यूल जलाएंगे। ओके, दूसरा क्या होगा बेटा? पिस्टन होगा, और पिस्टन के किनारे किनारे पे या सर्कमफ्रेंस पे या परिधि पे क्या लगी रहेगी? पिस्टन रिंग्स। इसका मतलब कैसा भी आईसी इंजन हो, किसी भी कैटेगरी का हो, छोटी कैपेसिटी का हो या बड़ी कैपेसिटी का हो, सिलेंडर होगा, सिलेंडर हेड होगा, पिस्टन होगा, पिस्टन रिंग्स होंगी, और क्या होगा? कनेक्टिंग रॉड होगी। क्या करेगी अभी डिटेल में देखने जा रहे हैं। और क्या होगा सर? क्रैंक होगा और क्रैंक शैफ्ट होगा, और साथ में क्या होगा? फ्लाईव्हील होगा। इसका मतलब कोई पूछे आपसे आईसी इंजन के कॉमन कंपोनेंट बताओ, तो स्पार्क प्लग मत बोलिएगा। क्यों? वो कॉमन नहीं है। आगे देखेंगे स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में होता है। आपसे कोई पूछे कॉमन कंपोनेंट बताओ, तो आप इन 5 का नाम लेंगे। फ्लाईव्हील होगा, हर आईसी इंजन में फ्लाईव्हील होगा। अब वो हल्की फ्लाईव्हील होगी कि भारी होगी, ये अलग बात है। हर इंजन में सिलेंडर होगा, हर इंजन में पिस्टन होगा, पिस्टन रिंग होगी, कनेक्टिंग रॉड होगा, क्रैंक होगा, क्रैंकशाफ्ट होगा, और फ्लाईव्हील होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस 5 कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें, ताकि हमें आगे इससे संबंधित जो चीजें हैं उनको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे चलें। अदर कंपोनेंट्स विल डिपेंड अपॉन द इंजन टाइप, वेदर इंजन इज 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, पेट्रोल या डीजल। सर बस 5 ही कंपोनेंट होते हैं आईसी इंजन में? नहीं बेटा, ये 5 तो जरूर होते हैं। अब इंजन अगर 2 स्ट्रोक है तो उसमें कुछ और भी होगा इन 5 के अलावा, लेकिन अगर इंजन 4 स्ट्रोक है तो इन 5 के अलावा कुछ और होगा। अब इंजन अगर पेट्रोल इंजन है तो इन 5 के अलावा कुछ और चीजें होंगी, क्योंकि पेट्रोल इंजन है इसलिए। और अगर डीजल इंजन है तो इस 5 के अलावा कुछ और चीजें होंगी। इसका मतलब ये 5 हर इंजन में होंगे। अब इंजन 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, तो कुछ कंपोनेंट अलग आएंगे, उनका अलग अलग कार्य होगा। अगर इंजन पेट्रोल है या डीजल है तो अलग होगा। तो हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको सारा समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लें। आइए शुरू करें। अब देखिए, मैंने यहां पे एक बेटा आपको असेंबली दिखाने की कोशिश की है। अब देखिए यहां पे 3 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा। मैं यहां पे दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा ले रहा हूं, लाइट कलर ले लूं तो मुझे दिखाना आसान हो जाएगा। अगर आप यहां पे देखिए तो ये देखिए एक कलर आप देख रहे हैं, येलो कलर है। अब जो मैंने लाइन खींची है उसके ऊपर एक येलो कलर से बना हुई चीज है, और एक लाइन मैंने यहां खींची है। तो अब अगर आप देखें तो यहां 3 कंपोनेंट हो गए, एक येलो वाला कंपोनेंट, एक ये बैगनी सा या वॉयलेट कह लीजिए, और नीचे रेड कलर। किसी भी हमारे आईसी इंजन में 3 टुकड़े हो गए, उसके 3 हिस्से हो गए। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहलाता है सिलेंडर हेड या हेड ब्लॉक। ये बीच वाला जो हिस्सा है, जो मेन बॉडी है, इसको बोलते हैं सिलेंडर या सिलेंडर ब्लॉक या इंजन ब्लॉक। और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं सम्प या क्रैंक केस। तो आप इसको सम्प भी बोल सकते हैं या इसको आप लोग क्रैंक केस भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी हम लोग सम्प बोल देते हैं या क्रैंक केस बोल देते हैं। इसको आप इंजन ब्लॉक बोल सकते हैं, या कभी कभी हम लोग सिलेंडर बोल सकते हैं या सिलेंडर ब्लॉक बोल सकते हैं, और ऊपर जो है हेड है। अब इसी को मैंने थोड़ा सा दिखाया, एक बुक का डायग्राम है। ऊपर वाला क्या है? हेड ब्लॉक है या सिलेंडर हेड है, और बीच वाला क्या है? इंजन ब्लॉक है या सिलेंडर है, और नीचे वाला क्या है? चैम्बर है, सम्प है या क्रैंक केस। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये 3 टुकड़ों को मिला के एक असेंबली की गई है। तो हम कह सकते हैं कि इंजन इज ए
मेन असेंबली जो इंजन की है उसमें 3 सब असेंबलीज हैं। ऊपर क्या है, सिलेंडर हेड है, नीचे क्या है, बीच में सिलेंडर है, और नीचे क्या है, हम लोग के साथ भी है, ये क्या है, हेड पोर्शन है, ये क्या है, बॉडी पोर्शन है, और ये क्या है, लोअर पोर्शन है। सिमिलरली इंजन के भी 3 पोर्शन हो गए, एक हेड वाला, ये। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा है सिलेंडर, इसी के अंदर हमारा पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। जब पिस्टन के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा तो कैसे करेगा सर, यहां फ्यूल जलेगा। अब जब फ्यूल जलेगा तो गैसेस बनेंगी। तब क्या चाहते हैं, वो गैसेस यहां, ये जो ज्वाइंट है हमारा, इस ज्वाइंट से गैसेस लीक कर जाए कि लीक ना करे। आप चाहेंगे गैसेस लीक ना करें यहां से। अच्छा बेटा, इसमें क्या होता है, जनरली क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह होता है। तो अब इन दोनों असेंबलीज के बीच में, मतलब सिलेंडर हेड को हेड ब्लॉक से या सिलेंडर से, और सिलेंडर को नीचे क्रैंक केस से जोड़ते वक्त हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्केट्स। बेटा तो अब थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये होती है गैस्केट्स, इसको हम लोग लिखते हैं गैस्केट। अब बेटा ये गैस्केट क्या करती है, अब कहां कहां पे गैस्केट लगेगी, एक गैस्केट तो यहां लग गई जहां मैंने ये दिखाया अभी आपको, और एक गैस्केट यहां लग गई। तो ये गैस्केट क्या करेगी, इन दोनों के बीच में से गैसेस को बाहर नहीं जाने देगी और ना बाहर से कुछ अंदर आने देगी। सिमिलरली ये गैस्केट क्या करेगी, इन दोनों के बीच में से गैस को नहीं बाहर जाने देगी, तेल को बाहर नहीं जाने देगी, बाहर से कुछ अंदर आने नहीं देगी। तो ये 2 गैस्केट्स लगते हैं। अब कभी कभी आप लोग मान लीजिए ऐसी जगह पे चले गए जहां पे इंजन की ओवरहॉलिंग करवानी है, तो आप इसका जो टेक्निकल नाम इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में, वहां पे गैस्केट भी बोलते हैं, और कभी कभी इसको बेटा हम लोग शिम्स बोलते हैं, SHIM, शिम्स। तो ये गैस्केट या शिम्स लगी रहती है। तो इसका मतलब जब भी इंजन को खोला जाएगा तो ये गैस्केट्स जो हैं कभी कभी जो होती है बदल दी जाती है, अगर फूट गई हैं, खराब हो गई तो बदल दी जाती है। तो अब ये गैस्केट्स लगी हैं, शिम्स लगी हैं। अब इस शिम्स की मोटाई पर डिपेंड करता है। अच्छा, ये शिम्स या गैस्केट जो होती है बेटा, ये हमेशा क्यों होंगी, सॉफ्ट मटेरियल की होती है, सॉफ्ट मटेरियल की बनाई जाती है। अब इसका फायदा क्या, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये जो हमारा हिस्सा है, तो आप कह सकते हैं सिलेंडर का टॉप फेस, इसके ऊपर जब सिलेंडर हेड बैठाएंगे तो बेटा इन दोनों टुकड़ों के बीच में, ये जो हम लोग फ्लैट सरफेस देख रहे हैं ये वाली, और इस पर ये आके बैठेगी, तो ये देखने में तो दोनों फ्लैट हैं, लेकिन वास्तव में इनके बीच में क्या होगा, थोड़ा बहुत अगर इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कहीं पे पीक्स होंगे, पीक्स मतलब उचान, और कहीं कहीं पे घाटियां, पीक्स एंड वैलीज। तो मान लीजिए ये दोनों सरफेसेस हैं, इसको हमने ऐसे मिला दिया। अब अगर हम फूके हवा दें तो हवा पास हो जा रही है। तो इसको लीक प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जगह पे और इस जगह पे हम करते हैं क्या है, हम यहां पे किसी सॉफ्ट मटेरियल का बीच में गैस्केट डाल देते हैं। मान लीजिए यहां पे हम स्पॉन्ज या फेल्ट या रबर टाइप की कोई चीज या सॉफ्ट मटेरियल डाल दें बीच में एक पट्टी, और इसको ऐसे दबा दें। अब इसमें सब फूके तो हवा पास नहीं करेगी। इसका मतलब गैस्केट का सॉफ्ट मटेरियल का होना मस्ट है। अब इस गैस्केट की मोटाई भी होती है बेटा, ये बहुत ही पतली होती है, बहुत ही महीन होती है, या इनकी थिकनेस काफी कम होती है। तो नॉर्मली ये जो शिम्स या गैस्केट्स होती हैं, इनकी थिकनेस को या इनकी मोटाई को बताने के लिए इंडस्ट्री में बेटा एक यूनिट इस्तेमाल होती है, थाउ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इंटरव्यू में अक्सर जहां पे भी इंडस्ट्री होती है, जहां पे इस तरह के कार्य होते हैं, वहां पे इसको पूछ लिया जाता है कि थाउ का क्या मतलब होता है। तो थाउ का मतलब होता है बेटा 1/1000 इंच, 1/1000 इंच। तो ये गैस्केट भाई 5 थाउ की गैस्केट लगेगी, 20 थाउ की गैस्केट लगेगी, 20 थाउ का मतलब 20/1000 इंच, 50 थाउ की गैस्केट लगेगी 50/1000 इंच। तो थाउ मतलब 1/1000 इंच। तो ये बेटा हुआ। अब हम लोगों को इन सभी टुकड़ों को अलग अलग डिटेल में पढ़ना है। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग देखा कि जो हमारा जो इंजन है टोटल वो 3 टुकड़ों में बना हुआ है। एक ऊपर है सिलेंडर हेड या हेड ब्लॉक, उसके बाद बीच में क्या है, बॉडी है, जिसको हम बॉडी बोल सकते हैं, सिलेंडर बोल सकते हैं, सिलेंडर ब्लॉक बोल सकते हैं, इंजन ब्लॉक बोल सकते हैं, और उसके बाद एक नीचे लोअर पोर्शन है जिसको हम चैम्बर, क्रैंककेस या संप बोल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस बीच वाले पोर्शन को जिसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। आइए अब देखिए बेटा, ये हमारा सिलेंडर। तो अब हम लोग का फोकस किस पे हो चुका है, अब हमारा फोकस हो चुका है इस बीच वाले पोर्शन पे जिसको हम बोल रहे हैं सिलेंडर, या कभी कभी इंजन ब्लॉक या सिलेंडर ब्लॉक। अभी हम इस सिलेंडर हेड की बात नहीं कर रहे हैं, ना हम इस संप की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, बीच वाला पोर्शन। अब बेटा देखिए, इस सिलेंडर के अंदर ही पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। पिस्टन कभी भी हेड में नहीं जाता बेटा, पिस्टन कहां तक जाएगा, टीडीसी तक।
फिर आएगा बीडीसी तक। तो ये जो टीडीसी बीडीसी में चल रहा है, तो जिसमें ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, वो जो खोखला बेलन है जिसके अंदर ये पिस्टन चल रहा है, वो है सिलेंडर। तो इस सिलेंडर के अंदर क्या करता है, पिस्टन रेसिप्रोकेट कर। अब जब सिलेंडर पिस्टन के अंदर रेसिप्रोकेट करता है तो होता क्या है, इस सिलेंडर में इस जगह पे हम फ्यूल जलाएंगे। जब हम इस जगह पे फ्यूल जलाएंगे तो गैसेस बनेंगी, हीट पैदा होगी, प्रेशर डेवलप होगा, कंबस्शन गैसेस बनेगी, वो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एक फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से पिस्टन नीचे आएगा। कैसे कार्य डेवलप होता है हम लोग धीरे धीरे सब देखेंगे। लेकिन जो हीट डेवलप होगी, अगर इस हीट को कायदे से जल्दी से निष्कासित नहीं किया जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा, ये हमारा जो पिस्टन है ये मेटालिक होता है, धातु का बना होता है, और धातु थोड़ी सी एक्सपेंड करेगी तो क्या होगा, पिस्टन चिपक जाएगा। तो हम कभी भी इंजन को ओवरहीट नहीं होने देना चाहते। तो हम क्या चाहते हैं, जैसे ही फ्यूल जले, इस पे जो हीट हो वो एटमॉस्फेयर को हम रिजेक्ट करा दें या एटमॉस्फेयर को निष्कासित कर दें। अब एटमॉस्फेयर को हीट निष्कासित कैसे करें, दो तरीके होते हैं, या तो हम वाटर कूलिंग से या एयर कूलिंग से। अगर इंजन की कैपेसिटी हाई है, बड़ा इंजन है, हाई स्वेप्ट वॉल्यूम है या कई सिलेंडर हैं, तो हम वाटर कूलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हमारे इस सिलेंडर में ही यहां पे ये क्या है, ब्लू कलर से आप देख रहे हैं, ये है वाटर जैकेट। तो सिलेंडर क्या है, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ आईसी इंजन। और इसका जब सिलेंडर का निर्माण होता है कास्टिंग के दौरान, आपने पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इस सिलेंडर को हम कास्टिंग से बनाते हैं, तो उस कास्टिंग के दौरान ही हम उसमें वाटर जैकेट बना देते हैं अगर इंजन वाटर कूल्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए इंजन वाटर कूल्ड ना होकर, तो ये कहलाती है जैकेट्स। तो क्या दिखागा, वाटर जैकेट्स। तो सिलेंडर के ही बाहरी खोखली दीवार होती है जिसमें हम पानी प्रवाहित करते हैं। तो पानी क्या करता है, सिलेंडर के अंदर जो गैसेस हैं उनसे हीट लेके निकल के पानी खुद गर्म होकर बाहर चला जाता है और फिर ठंडा होकर रेडिएटर से लौट के फिर वापस आता है, वो अलग बात है ना बेटा फिलहाल। अब मान लीजिए अगर इंजन वाटर कूल्ड ना होकर एयर कूल्ड होगा तो क्या होगा, इस सिलेंडर में ये पंखुड़ियां बनी रहेंगी। इसका मतलब सिलेंडर क्या है सर, ये मेन बॉडी है, बीच का पोर्शन है इंजन का, जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है। इसमें सर फ्यूल को जलाते हैं, फ्यूल के जलाने से हमें ऊष्मा मिलती है, कंबशन गैसेस बनती हैं। उन कंबशन गैसेस से जो दबाव होता है, वो दबाव गुणे क्षेत्रफल एक फोर्स बनता है, उस फोर्स से हमें आगे कार्य मिलेगा। लेकिन जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम या तो हमारे सिलेंडर के बाहर खोखली दीवार होगी जिसमें हम कहते हैं वाटर पॉकेट्स या वाटर जैकेट, उसमें पानी बहाएंगे और पानी हीट लेके निकल जाएगा गर्म होके, या फिर फिन्स होंगी, पंखड़ियां होंगी। तो इसका मतलब या तो वाटर जैकेट होगी जैसे यहां पे है, या क्या होगा, ये पंखड़ियां होंगी। ये पंखड़ियां कब होंगी, जब इंजन एयर कूल्ड है। वाटर जैकेट कब होगा, जब इंजन वाटर कूल्ड है। तो ये है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। ध्यान रहे, सिलेंडर स्टेशनरी पार्ट है, सिलेंडर जो है वो स्टेशनरी पार्ट है, लेकिन जो इसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है वो मूवेबल पार्ट है। तो सिलेंडर स्थिर रहता है, इसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, और इस सिलेंडर को बनाते वक्त इसके चारों तरफ या तो वाटर जैकेट का निर्माण करते हैं कास्टिंग से, या पंखड़ियों का निर्माण करते हैं। ये इस बात पे निर्भर करता है कि इंजन एयर कूल्ड है कि वाटर कूल्ड है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा बेटा सिलेंडर के बारे में पढ़ा। अब ये सिलेंडर किस मटेरियल के बने होते हैं या किस मटेरियल के बनने चाहिए, किस मटेरियल में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे बिल्कुल लास्ट में। जब हम पूरा इंजन समझ चुके होंगे तो शायद हम इसके मटेरियल को डिसाइड करने में ज़्यादा अच्छी तरह से सोच डेवलप कर पाएंगे। तो अभी हम इसके मटेरियल की डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हम कंपोनेंट्स के फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम इंजन की वर्किंग को डिस्कस करेंगे, फिर हम इंजन को कंपेयर करेंगे, और जब चैप्टर खत्म करने जाएंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये विभिन्न जो कंपोनेंट्स हैं इनके लिए कौन सा मटेरियल उपयुक्त होगा, वहां पे हम लोग बात। ठीक है, मैंने सिलेंडर के बारे में आपसे बात। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बेटा देखिए, सिलेंडर के बाद दूसरी चीज क्या है हमारी, सिलेंडर हेड। अब ये जो हम लोगों ने सेकंड पोर्शन देखा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर हेड। तो यहां ये देखिए, ये वाला हिस्सा क्या है, सिलेंडर हेड। अब ये सिलेंडर हेड जो है क्या, अब ये सिलेंडर हेड बेटा मैंने आपको बताया था कि जो सिलेंडर है वो क्या है, सिलेंडर कुछ नहीं है बेटा, ये सब कॉपी है। अब सिलेंडर खोखला बेलन है, अब इसमें पिस्टन चलेगा, अगर पिस्टन चलेगा और आपने यहाँ पे फ्यूल जलाया तो गैस तो बाहर निकल जाएगी। तो इसके ऊपर आपने एक ढक्कन लगा दिया। तो ये ढक्कन लगाया है या जो कवर लगाया है यही है सिलेंडर हेड। लेकिन अगर ये कवर लगा दिया है आपने तो इसका खाना पीना, पेट्रोल, एयर कैसे आएगी, इनलेट वॉल लगेगा। इसमें जो जल जाएगी गैस, जिससे आप उस हीट से पूरा कार्य ले लोगे, उसको एटमॉस्फेयर में कहां से फेंकोगे, तो यहां पे होगा एग्जॉस्ट। तो इसका मतलब इस ढक्कन में ही इंजन के अंदर जो भी खान पान उसका आना है और बाद में उसको जो कुछ बाहर फेंकना है, निष्कासित करना है, इस सिलेंडर हेड में ही इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल लगे होंगे। अब ईंधन को जलाना है
तो स्पार्क प्लग या इंजेक्टर लगा होगा, तो हमारा जो सिलेंडर हेड होता है बेटा, उस सिलेंडर हेड में देखो ये आने का रास्ता है और ये जाने का रास्ता है। ये आने के रास्ते को कंट्रोल करने के लिए इनलेट वाल्व है और ये जाने के रास्ते को कंट्रोल करने के लिए आउटलेट वाल्व है। इस वाल्व को चलाने के लिए चीजें से अरेंजमेंट है, आगे देखेंगे। यहां पे बीचों बीच देख रहे हैं स्पार्क प्लग या इंजेक्टर है, तो क्या होता है, जो सिलेंडर हेड होता है वो सिलेंडर को एक तरफ से क्लोज कर देता है और इस सिलेंडर हेड में ही इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगे होते हैं, जिससे खाना, पानी, पेट्रोल, एयर जो भी आना है वो आता है, और दूसरी तरफ से निष्कासित करते हैं किसको, जली हुई गैसेस को, जिनसे हम पूरी एनर्जी एक्सट्रैक्ट या खींच चुके हैं। और इसी में बीचों बीच स्पार्क प्लग या इंजेक्टर को लगाने का जगह होता है। इसका मतलब सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में इनलेट, एग्जॉस्ट वाल्व और इंजेक्टर या स्पार्क प्लग को लगाने का स्थान बना होता है। तो ये किसमें होता है, सिलेंडर हेड में या अपर बॉडी में, ये जो सिलेंडर के ऊपर वाला हिस्सा है। अब जरा आइए, अब देखिए बेटा, यहां पे मैंने आपको फिगर दिखाया है, ये हम लोग की जो बाइक होती है हीरो होंडा वगैरह, उसका मैंने ये फोटो निकाला है नेट से। अब जरा बताइए इसमें इंजन कहां है, तो देखिए ये है हमारा इंजन, जो मैंने रेड कलर से खींचा है ना, ये है हमारा इंजन। अब बेटा अगर ये इंजन है तो इसमें सिलेंडर कहां है और सिलेंडर हेड कहां है, जानते हैं? ये जो आपको व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये बेसिकली व्हाइट जो दिख रहा है बेटा, ये एल्युमिनियम अलॉय है, और ये जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, ये जनरली आज के तारीख में तो एल्युमिनियम अलॉय होता है, लेकिन पहले ये जो था ब्लैक कलर से है, ये कास्ट आयरन है। तो बेटा वास्तव में ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है ना, ये है सिलेंडर, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये है सिलेंडर हेड। और यहां पे ये जो देख रहे हैं आप, क्या है, ये स्पार्क प्लग लगा हुआ है, इसी का ये मैग्नीफाइड व्यू है। तो ये है हमारा सिलेंडर, अगर हम कहें तो ये है सिलेंडर, पिस्टन इसमें रेसिप्रोकेट करेगा, और ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये है सिलेंडर हेड। तो अब आप कहते हैं ये हमारा इंजन है, वेरी गुड, ये इंजन है। सिलेंडर कहां है, ये सिलेंडर है, नहीं, ये पूरा सिलेंडर है, नहीं, ये पोर्शन है सिलेंडर। इसका मतलब इसके अंदर यहां पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा। अगर आप कह रहे हैं, मान लीजिए हीरो होंडा है और हीरो होंडा 100 सीसी है, तो 100 घन सेंटीमीटर किसका आयतन होगा, यहां पे जो सिलेंडर होगा, जो इसका भीतरी आयतन होगा, π/4d² मल्टीप्लाइड बाय L। तो दिस इज योर सिलेंडर, दिस इज योर सिलेंडर हेड। अब यहां पे आने का और जाने का रास्ता होगा, स्पार्क प्लग को लगाने का स्थान होगा, तो ये है सिलेंडर हेड। तो हम लोगों ने बेटा थोड़ा सा क्या देखा, सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बारे में देखा। हम लोग मटेरियल के बारे में अभी डिस्कशन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लास्ट में करेंगे, है ना। अब तो हम लोगों ने पहला कंपोनेंट देख लिया, सिलेंडर और सिलेंडर हेड। अब हम लोग दूसरे कंपोनेंट पे चलना चाहते हैं, पिस्टन एंड पिस्टन रिंग। तो हम लोग अगर समराइज करें कि हमारे इंजन में जो मेन बॉडी है जिसमें पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है, उसको हम सिलेंडर ब्लॉक या इंजन ब्लॉक कहते हैं। कास्टिंग के दौरान, इसको मैन्युफैक्चर करते वक्त, बनाते वक्त कास्टिंग के दौरान इसके चारों तरफ खोखली दीवार बना देते हैं। अगर ये इंजन वाटर कूल्ड है, उस खोखली दीवार को हम लोग बोलते हैं वाटर जैकेट्स, या अगर ये एयर कूल्ड है तो इसमें पंखड़ियां बना देते हैं। सिलेंडर जो है इंजन का स्थिर पार्ट होता है। अब इस सिलेंडर को ऊपर से क्लोज करने के लिए हम सिलेंडर हेड लगाते हैं, इसको कभी कभी हम सिलेंडर हेड बोलेंगे या हेड ब्लॉक बोलेंगे। इस हेड ब्लॉक में इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व, स्पार्क प्लग और इंजेक्टर को लगाने के लिए उपयुक्त स्थान होता है। और ये पूरा सिलेंडर और सिलेंडर हेड, ये दोनों ही असेंबली जो मिलती है, तो आप सिलेंडर के ऊपर जब सिलेंडर हेड जोड़ेंगे तो बीच में क्या लगाएंगे, गैसकेट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? अगर गैसकेट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जब फ्यूल जलेगा कंबशन गैसेस बनेंगी, और कंबशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट पैदा होगी, उन गैसेस का प्रेशर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जहां पे आपने इसको सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर हेड को लगाया है, यहां से क्या होगा, इस जगह से गैसेस अगर लीक कर गई तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा तो एरिया तो वही है, फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स कम हो जाएगा तो वर्क कम हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच में जो ज्वाइंट है वहां से गैस बाहर जाए? नहीं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को बांधेंगे या जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? मैकेनिकल फास्टनर से, नट बोल्ट से जोड़ते हैं, टाइट करते हैं। लेकिन उसको बांधते वक्त दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक सॉफ्ट मटेरियल का गैसकेट लगाएंगे, जिसका मैंने दूसरा नाम बताया, शिम्स। उससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में से गैस लीक नहीं कर पाएगी, या कह सकते हैं आप, हम गैस टाइट, हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं इस तरह का बेटा, हम लोग गैस टाइट या लीक प्रूफ जॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने पहला कंपोनेंट डिस्कस किया, सिलेंडर और हेड। दूसरे पे चलते हैं, पिस्टन। अब जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, पिस्टन इस सिलेंडर में रेसिप्रोकेट करेगा, तो पिस्टन जो है स्टेशनरी पार्ट नहीं है,
पिस्टन मूवेबल पार्ट है, जबकि हमारा सिलेंडर जो है वो स्टेशनरी पार्ट था। आइए हम लोग सेकंड पार्ट पे चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं आगे बेटा पिस्टन पे। अब देखिए पिस्टन कैसा होता है, ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो सबसे पहली चीज जो देखिए, पिस्टन जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अब ये पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है। अब जब ये रेसिप्रोकेट करता है तो कैसे रेसिप्रोकेट करता है, जब फ्यूल जलता है। फ्यूल कौन सा, फॉसिल फ्यूल। फ्यूल के जलने से क्या होता है, कंबशन गैसेस बनती हैं, हीट पाके इनका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है, और जब ये पिस्टन के ऊपर दबाव डालता है तो पिस्टन नीचे की ओर आता है। तो इसका मतलब पिस्टन के माथे के ऊपर यहां पे क्या होगा, ये कंबशन गैसेस क्या करेंगी, दबाव डालेंगी। और इसका एरिया कितना है, ये जो एरिया है ये ए है, तो जो फोर्स पैदा होगा वो क्या होगा, P इंटू ए, एक फोर्स पैदा होगा। इस फोर्स की वजह से पिस्टन क्या होगा, अपने टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा। तो इसका मतलब फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, एक कार्य मिलेगा। इसका मतलब ये पिस्टन हमारा सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये गर्म गैसेस कहां पे एक्ट करेंगी, कहां पे दबाव डालेंगी, इस पिस्टन के फेस पे, जो हमारा फेस है इसके ऊपर दबाव डालेंगे। अब बस आगे बढ़ते हैं। अब ये पिस्टन बेटा जो है जनरली हॉलो होते हैं, इसलिए मैंने दिखाया, देखिए ये हॉलो होते हैं। पिस्टन जो है जनरली वो हॉलो होते हैं। और पिस्टन करते क्या है, जो हमारा बेटा सिलेंडर में टीडीसी है, इस टीडीसी और ऊपर सिलेंडर हेड के बीच में जो जगह होती है जिसको हम क्लीयरेंस वॉल्यूम बोलते थे, उस क्लीयरेंस वॉल्यूम को कभी कभी हम लोग कंबस्टन चैम्बर भी बोलते हैं। तो उस कंबस्टन चैम्बर में जो गैसेस होंगी, उन गैसेस के जो प्रेशर फोर्सेस होंगे उनको ट्रांसमिट करेगा कहां पे, क्रैंक शैफ्ट पे। नीचे हमारा जहां हमें रोटरी मोशन मिलता है उसको बोलते हैं क्रैंक शैफ्ट। तो पिस्टन का काम क्या है, पिस्टन का काम है कि सिलेंडर के अंदर कंबस्टन गैसेस के प्रेशर फोर्सेस को ट्रांसमिट करना या पहुंचाना कहां तक, क्रैंक शैफ्ट तक। तो ये हमारा पिस्टन जो है वो हॉलो होता है। अब ये हमारी पूरी असेंबली आप देख रहे हैं, ये हमारा ऊपर जो हिस्सा दिख रहा है ये है पिस्टन, ये बीच में जो है वो है कनेक्टिंग रॉड, अभी धीरे धीरे आएगा, और यहां पे लगेगा हमारा क्रैंक शैफ्ट। अब देखिए बेटा यहां पे इस पिस्टन के बीचों बीच कनेक्टिंग रॉड चली गई है, इसका मतलब पिस्टन हॉलो है। तो ये हमारा मान लीजिए ये पिस्टन है, ये पिस्टन हॉलो है, पिस्टन हॉलो है। अब इसमें कनेक्टिंग रॉड चली गई और यहां से हमने बीच में क्या किया, पिन डाल दिया। तो अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे बेटा तो इस चीज को देखेंगे। बहरहाल ये हो गया। अब सिलेंड्रिकल शेप्ड मास जनरली hollow which reciprocates in the cylinder and transmits the pressure forces in the combustion chamber to the rotating crankshaft. crankshaft कहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा। अब ये यहां से यहां तक कैसे ट्रांसफर करेगा, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक की मदद से। तो अब हम लोगों ने थोड़ा सा पिस्टन के बारे में देख लिया। तो अब पिस्टन को समराइज करें तो क्या कह सकते हैं, सर पिस्टन एक मूवेबल पार्ट है जो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। कहां से कहां तक, टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, या अगर हॉरिजॉन्टल है तो आईडीसी से ओडीसी, ओडीसी से आईडीसी। और ये करता क्या है सर, फॉसिल फ्यूल के कंबस्चन के पश्चात जो गैसेस हैं उनके द्वारा जो प्रेशर है, उस प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, उस फोर्स को ट्रांसमिट करता है कहां पे, आउटपुट पे जो हमारा मेन शैफ्ट है जिसका नाम आने वाला है क्रैंक शैफ्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट पिस्टन। तो हम लोगों ने पिस्टन की बात कर ली। अब बेटा यहीं से असली कहानी हम लोग की शुरू होती है। आइए थोड़ा देखते हैं बेटा। अब इस पिस्टन रिंग में देखिए बेटा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेंडर है। और ये हैचिंग का मतलब क्या है बेटा, एक तरह से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये स्टेशनरी है। ओके, ये हमारा सिलेंडर है स्टेशनरी। अब इसमें पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करे। अब जरा यहां पे थोड़ा समझने की बात है बेटा, कि हमारा यहां पे थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो रहा है। कंट्राडिक्शन हिंदी में बोलते हैं बेटा विरोधाभास। विरोधाभास क्या हो रहा है जरा देखने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हम चाहते हैं कि हमारा पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन करे। ये हमारा सिलेंडर का माथा है या हेड है, ठीक है। अब हमारा फ्यूल यहां पे जलेगा। जब फ्यूल यहां पे जलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, गैसेस बनेंगी। तो अब क्या चाहते हैं, ये गैसेस जो हैं ये पूरी की पूरी पिस्टन के माथे के ऊपर दबाव डालें या किनारे से यहां से निकल के बाहर चली जाएं या नीचे चली जाएं। मानी बात है, हम चाहेंगे कि गैसेस नीचे ना जाएं, गैसेस लीक ना करें। पूरे का पूरा जो गैस का प्रेशर है वो पिस्टन के ऊपर आए, ताकि प्रेशर ज्यादा होगा। भाई प्रेशर अगर मान लीजिए गैसेस लीक कर गई तो प्रेशर गिर जाएगा।
आप क्या चाहते हैं कि हमें ज्यादा फोर्स मिले, क्योंकि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट विल बी वर्क। तो डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रोक लेंथ के बराबर होगा, उसको तो हम घटा बढ़ा नहीं पाएंगे, जो इंजन का स्ट्रोक लेंथ होगा। इसका मतलब अगर फोर्स ज्यादा है तो वर्क ज्यादा मिलेगा। फोर्स ज्यादा कैसे मिलेगा? फोर्स मिलेगा प्रेशर इंटू एरिया, एरिया भी फिक्स है, बोर्ड आया π/4d², जो सिलेंडर का डायमीटर है वो d है, तो एरिया कितना है सर्कल का? π/4d²। तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा है तो वर्क ज्यादा। और प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब गैसेस लीक कर जाएंगी तब होगा, कि गैसेस लीक नहीं करेंगी? गैसेस लीक नहीं करेंगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब हमारा रिक्वायरमेंट या हमारी जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है कि जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल चले तो वो गैसेस, जो कंबशन गैसेस हैं, वो किनारे से लीक न करें। किनारे से लीक नहीं करेंगी मींस ज्यादा प्रेशर मेंटेन रहे। ऐसा होने के लिए हमारे पिस्टन को इस सिलेंडर की दीवार के साथ एकदम टाइट फिट होना चाहिए। कोई भी यहां पे गैप नहीं होना चाहिए, इस जगहों पे कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। गैप होगा तो क्या होगा? उससे गैसेस लीक कर जाएंगे। अगर ये बिल्कुल टाइट फिट है एकदम, जिसको हम लोग मेट्रोलॉजी में पढ़ते हैं इंटरफेरेंस फिट है, बिल्कुल एकदम टाइट फिट है, तो क्या होगा? गैसेस लीक नहीं कर पाएंगे। तो हमें बढ़िया फोर्स मिलेगा, ज्यादा फोर्स मिलेगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर ये टाइट फिट रहेंगी तो पिस्टन इसके अंदर जब चलेगा तो घर्षण बहुत ज्यादा होगा। घर्षण बहुत ज्यादा होगा तो घर्षण में हमारा पावर का लॉस होगा। आप चाहते हैं पिस्टन चले तो इन दोनों के बीच में गैप हो, मींस सिलेंडर की दीवार और पिस्टन के बीच में गैप हो। पिस्टन के बीच में गैप होगा तो क्या होगा? घर्षण लॉसेस कम होंगे। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो गैस लीक कर जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं थोड़ा सा कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो है टाइटली फिट हो, बिल्कुल दीवार पे एकदम चिपका हुआ हो। ऐसा होने से क्या होगा? प्रेशर मेंटेन रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा, फोर्स ज्यादा मिलेगा, कार्य ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसा करेंगे तो क्या होगा? दीवारों पे जब पिस्टन घिसेगा, जोरदार तरीके से घिसेगा, तो घर्षण ज्यादा होगा, घर्षण में हमारा पावर लॉस होगा। तो आप चाहते क्या है? आप चाहते हैं कि भाई गैसेस यहां से लीक भी ना करें और साथ ही साथ हमारा जो पिस्टन है वो सिलेंडर के अंदर आसानी से चले, घर्षण मिनिमम हो। तो अब हम लोग इस दोनों को, इसको कहते हैं विरोधाभासी। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि पिस्टन इसके अंदर चले तो घर्षण मिनिमम हो। घर्षण मिनिमम होने के लिए पिस्टन और सिलेंडर की भीतरी दीवार के बीच में गैप होना चाहिए, और वो गैप रखेंगे तो गैस लीक कर जाएगी। तो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और आपकी इच्छा क्या है? दोनों में आई। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसको कैसे अचीव करते हैं? अब देखिए बेटा, ये जो हमारा सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन चलता है तो पिस्टन चिपक के नहीं चलता। पिस्टन और सिलेंडर के बीच में कुछ गैप छोड़ा जाता है। देख रहे हैं यहां पे आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। इस गैप को छोड़ने का एक और कारण भी है कि जब यहां पे फ्यूल जलेगा, हीट पैदा होगी, तो हीट जब इस पिस्टन को मिलेगी तो पिस्टन मेटालिक होता है, धातु का बना होता है, और ये क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, दीवार पे जाके चिपक जाएगा। इसका मतलब थोड़ा गैप देके चलें ताकि जब हीट पैदा हो, पिस्टन गर्म हो, तो उसके एक्सपेंड होने के बाद दीवार पे चिपके नहीं। तो इसका मतलब पिस्टन और सिलेंडर के बीच में गैप होता है और पिस्टन दीवार को टच नहीं करता। इसके बीच में हम यहां पे बेटा लुब्रिकेटिंग ऑयल या कह सकते हैं आप स्नेहक की परत का इंतजाम करते हैं। कैसे करते हैं अभी थोड़ी देर में देखेंगे। आइए अब देखिए बेटा, मैंने यहां पे बताने की कोशिश की है कि हमारा सिलेंडर की दीवार है, तो सिलेंडर की दीवार के ऊपर जो पिस्टन होता है वो दीवार को छूता नहीं है। पिस्टन दोनों तरफ से क्लियर रहता है, मतलब यहां पे गैप रहता है। अब ये पिस्टन जो है तो हॉलो, लेकिन इसकी जो कर्व सरफेस है या कह सकते हैं वक्र पृष्ठ है, ये जो वो स्मूथ नहीं होता। इसमें यहां पे बेटा खांचे बने रहते हैं, दो खांचे ऊपर और एक खांचा नीचे बना रहता है। इन खांचों में हम चूड़ियां पहनाते हैं। अब क्या होता है देखिए, ये हमारा देखिए बेटा सिलेंडर है, स्थिर है, ये हमारा सिलेंडर स्थिर है। ग्रीन कलर से मैंने दिखाने की कोशिश की है बेटा पिस्टन है, और पिस्टन में देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ खांचे कटे, नीचे की तरफ खांचे कटे, तो दो रिंग ऊपर बैठेगी, एक रिंग नीचे बैठेगी। अब बेटा पिक्चर में आ गई पिस्टन रिंग। तो अब सबसे पहली चीज तो सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है तो पिस्टन सिलेंडर की दीवार को टच नहीं करता। सिलेंडर पिस्टन की दीवार से दूर रहता है, मींस सिलेंडर में और पिस्टन के बीच में गैप रहता है। टच क्या करती है? रिंग करती है। रिंग कहां बैठाई जाती है? पिस्टन के जो कर्व सरफेस है, जो वक्र पृष्ठ वाला पोर्शन है, उसमें खांचे कटे होते हैं जिसमें हम रिंग्स को बैठाते हैं। अब ये रिंग्स किस तरह की होती हैं, क्यों बैठाई जाती हैं, कैसे बैठाई जाती हैं, इनका पर्पस क्या है,
हम लोग स्टडी करने जा। अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि पिस्टन रिंग की जरूरत क्या है। सर सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन चलेगा तो हीट पाके पिस्टन एक्सपेंड करेगा और दीवार पे चिपक जाएगा तो पिस्टन सीज कर जाएगा, पिस्टन रेसिप्रोकेट नहीं करेगा तो कार्य मिलना बंद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पिस्टन सिलेंडर के अंदर चले और जब चले तो घर्षण भी न्यूनतम रहे और साथ ही साथ इस गैप से हमारे जो कंबस्चन गैसेस हैं वो लीक भी नहीं कर पाए। तो कंबस्चन गैसेस अगर गैप से इस किनारों से निकल गई तो ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो हमारा जो मिलने वाला कार्य है वो भी कम हो जाएगा। इन सभी जरूरतों को ध्यान में रख के पिस्टन रिंग की जरूरत पड़ी। आइए पिस्टन रिंग को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखने की कोशिश करें। अब बेटा देखिए, ये हमारा है पिस्टन, सिलेंड्रिकल शेप का है। इसके टॉप फेस पे ही यहाँ पे कंबस्चन गैसेस जो है आके दबाव डालेंगी। अब इसके जो बेटा कर्व सरफेस है, जो वक्र पृष्ठ है, उस पे यहाँ पे खांचे कटे रहते हैं। ये पूरे सर्कमफ्रेंस पे उसके परिधि पे खांचे कटे हुए हैं। ऊपर के दो खांचों में ये जो रिंग बैठती है इसको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग। ऊपर के दो खांचों में जो रिंग बैठती है उसको बोलते हैं कंप्रेशन रिंग, और जो नीचे वाले खांचे में रिंग बैठती है उसको बोलते हैं ऑयल रिंग या स्क्रैपर रिंग। तो किसी भी इंजन में कम से कम 3 रिंग होती हैं, 2 कंप्रेशन रिंग और 1 ऑयल रिंग। अब ये रिंग्स कहां बैठती हैं? इसके सर्कमफ्रेंस पे या परिधि पे जो खांचे कटे रहते हैं उस पे बैठते। अब देखिए थोड़ा यहां पे, ये जो सबसे ऊपर वाला खांचा है उसमें एक रिंग बैठेगी कंप्रेशन रिंग, जो दूसरा वाला खांचा है उसमें एक रिंग और बैठेगी कंप्रेशन रिंग। अब ये रिंग कैसी है? ये टूटी हुई चूड़ियां हैं। इन चूड़ियों को खांचे के ऊपर पहना देते हैं। अब जब खांचे के ऊपर पहना देते हैं तो जाके उसके ऊपर बैठ जाती है, और चूंकि कटी हुई है तो ये बाहर फैलने की कोशिश करती है। जब रिंग बाहर फैलने की कोशिश करती है तो कहां जाती है? दीवार पे जाके चिपक जाती है। और जब दीवार पे आके चिपक जाती है तो मैंने पीछे दिखाने की कोशिश की बेटा, यहां पे अगर आप देखिए थोड़ा सा, कि दीवार पे जाके चिपक जाती है। इसका मतलब पिस्टन सिलेंडर की दीवार के कांटेक्ट में नहीं आता, पिस्टन रिंग जो है वो दीवार के कांटेक्ट में आता। जब ये पिस्टन रिंग दीवार के कांटेक्ट में आएगी तो कंटिन्यूअस जब पिस्टन चलेगा सिलेंडर के अंदर तो रिंग दीवार के कांटेक्ट में आएगी। तो घिसेगा क्या? पिस्टन के रिंग घिसेगी, और जब रिंग घिस जाएगी तो मानी बात है यहां पे गैप बन जाएगा, और यहां गैप बन जाएगा तो फिर गैस लीक कर जाएगी। तो हम इस रिंग को रिप्लेस कर देंगे या बदल देंगे। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये हमारी हो गई पिस्टन। अब ऊपर की दो जो हैं वो होती है बेटा कंप्रेशन रिंग, और ये तीनों जो है ये मिला के होता है एक सेट होता है, इसको बोलते हैं ऑयल रिंग। ये ऊपर वाला टॉप रेल है, ये बॉटम रेल है, और ये बीच में एक्सपेंडर होता है, ये मिला के होता है ऑयल रिंग। आइए थोड़ा सा चलें। अब बेटा देखिए पिस्टन रिंग के 3 फंक्शन हैं। सबसे पहले जो ऊपर लगती है कंप्रेशन रिंग, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि सिलेंडर के अंदर जब हमने फ्यूल को जलाया है, जो कंबस्चन गैसेस हैं उनका प्रेशर मेंटेन रहे, ये साइड से गैस लीक न कर जाए। ये है कंप्रेशन रिंग का काम। एक तरह से कह सकते हैं गैस की सीलिंग करता है, गैस के प्रेशर को गिरने नहीं देता, लीकेज को रोकता है। तो ये कंप्रेशन रिंग का मेन पर्पस क्या है? गैस की सीलिंग। अब जरा देखिए क्या, इट प्रोवाइड्स गैस टाइट फिटिंग बिटवीन द सिलेंडर इनसाइड वॉल। जो सिलेंडर की भीतरी दीवार है और पिस्टन के बीच में जो गैप है उस गैप को ये भरता है। तो ये कहलाती है हमारी कंप्रेशन रिंग। अब देखिए बेटा, सिलेंडर की दीवार है और ये हमारा पिस्टन का हाफ पोर्शन दिखाया गया, बाकी आधा पोर्शन होगा। अब ये ऊपर जो कंप्रेशन रिंग है देख रहे हैं, अब ये जो आपकी गैसेस हैं ये यहां से आई। अगर ये रिंग इसको टच ना कर रही होती तो गैसेस यहां से आती, ऐसे निकल के नीचे पहुंच। तो अब रिंग जो है इस गैस को जाने नहीं देगी, तो ये गैस यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, यहां आएगी, थोड़ा सा रिस के नीचे आएगी। तो जो थोड़ी बहुत गैस आगे आ गई उसको दूसरी वाली रिंग रोक देगी। तो ऊपर एक कंप्रेशन रिंग लगी है, दूसरी कंप्रेशन रिंग लगी है। तो ये 2 कंप्रेशन रिंग क्या करेंगी? अब ये कांटेक्ट में आ रही, लेकिन यहां पे पीछे देख रहे हैं थोड़ा सा गैप है। अब क्या होगा जरा समझिए। ये है सिलेंडर की दीवार। अभी जो दीवार भीतरी दीवार है बेटा, ये परफेक्टली स्मूथ नहीं है। अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस दीवार में कहीं कहीं पे पीक होगी और कहीं कहीं पे वैली, पीक एंड वैली होगी। अगर हम दिखाना चाहें कुछ इस तरह से, तो ये दीवार जो आप देख रहे हैं सिलेंडर की भीतरी दीवार, नेकेड आई से आपको दिख रहा है कि दोनों एकदम स्मूथ हैं, जबकि वास्तव में क्या है, ये वाली दीवार कैसी होगी? इसके अंदर माइक्रो इरेगुलरिटीज होंगी, पीक्स एंड वैलीज होंगी, और सिमिलरली ये दीवार भी कुछ ऐसी होगी। अब जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर चलेगा तो एक चीज तो तय है, पिस्टन तो दीवार के कांटेक्ट में आ नहीं रहा है, क्या चीज आएगी? रिंग कांटेक्ट में आएगी। तो जो सर्कमफ्रेंस है इसके ऊपर चूड़ी है। अब ये चूड़ी जो है और बीच में से चूड़ी कटी हुई है, तो कटी हुई तो फैलने की कोशिश करेगी, तो फैल के कहां जाएगी? दीवार की तरफ जाएगी। अब पिस्टन ऊपर नीचे चल रहा है। अब जैसे ही दीवार का पीक आएगा, तो रिंग थोड़ी सी अंदर आ जाएगी। तो यहां पे देख रहे हैं आप कि गैप है।
तो रिंग थोड़ी सी दब जाएगी। तो इसका मतलब सिलेंडर स्थिर है, पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है, और जो रिंग है, कंप्रेशन रिंग जो ऊपर के दोनों हैं, वो थोड़ी सी इस तरह से कर, जैसे ही मान लीजिए आपका दीवार का हाई आएगा, हाई का मतलब पीक आएगा, उभार आएगा, तो रिंग थोड़ी सी दब जाएगी, और जैसे ही वहां पे ढलान आएगा या वैली आएगी तो खुल जाएगी। तो इसका मतलब पिस्टन रिंग ऐसे ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी। तो इसका मतलब अब जो कंबस्टन हुआ और गैसेस किनारे से निकलने की कोशिश करेंगी, तो ये जो हमारी रिंग है, जो किनारे पे हमारी रिंग है, उसको रोक लेगी। अब मान लीजिए इससे थोड़ा बहुत गैस लीक करके गई भी, तो नीचे दूसरी रिंग है। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाया गया है। क्या लगाया गया, देखिए, ये देखिए, जब ऊपर गैस बनी, कंबस्टन चैम्बर में फ्यूल जला, फ्यूल जल के गैस बनी, गैस किस पे आई, सर्कमफ्रेंस पे जो रिंग है इसके ऊपर आई, ये जो आपकी पट्टी दिख रही है। लेकिन जहां पे गैप है, वहां से तो रिंग निकल जाएगी ना, गैप से रिंग निकलेगी, सॉरी गैप से गैस निकलेगी, गैस निकल के नीचे जाएगी। अगर नीचे दूसरे रिंग का भी ज्वाइंट इसी जगह पे होगा, तो गैस सीधे सीधे नीचे निकल जाएगी, और गैस नीचे निकल गई तो क्या होगा, ऊपर प्रेशर गिर जाएगा। तो होना क्या चाहिए, जो पहली रिंग पहनाई जाए उसका जहां पे ज्वाइंट आ रहा है, जहां पे खुला पोर्शन है, दूसरी रिंग का भी ज्वाइंट वहां पे आए, नहीं, दूसरी रिंग का ज्वाइंट जस्ट उसके अपोजिट होना चाहिए। तो अब क्या होगा, कंबस्टन चैम्बर में गैसेस बनी, ये रिंग इसको रोक देगी, नीचे जाने नहीं देगी, कौन सी वाली, टॉप कंप्रेशन रिंग। लेकिन जहां पे खांचा है वहां से गैस थोड़ी नीचे निकल जाएगी, ये निकल के दूसरे रिंग पे जाएगी, और जब दूसरे रिंग पे जाएगी तो यहां से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि इसका ज्वाइंट यहां नहीं है, इसका ज्वाइंट जस्ट अपोजिट है, तो ये घूम के यहां तक आएगी और यहां से निकलेगी, इतनी देर में पिस्टन नीचे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब अगर दो रिंग बैठाई जा रही हैं, तो दोनों रिंग का ज्वाइंट परस्पर क्या होगा, अपोजिट रखा जाएगा। मान लीजिए दूसरे रिंग का ज्वाइंट भी इसी के नीचे होता तो क्या होता, कैसे सीधे सीधे लीक कर जाती, नीचे बॉटम ऑफ में जो आपका चैम्बर है वहां चली जाती, तो उससे क्या होता, सर हमारा प्रेशर लीक कर जाता, प्रेशर घट जाता, मिलने वाला फोर्स का घट जाता। तो ऊपर दो कंप्रेशन रिंग क्या करती हैं, सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन को, दबाव को मेंटेन रखती है, जिससे क्या होता है, प्रेशर हाई रहता है, प्रेशर हाई रहता है तो फोर्स ज्यादा होता है, फोर्स ज्यादा होता है तो वर्क ज्यादा मिलता है। तो इसका मतलब कि जो टॉप के ऊपर दो कंप्रेशन रिंग लगी होती हैं, इनका पर्पस क्या है, सर इनका पर्पस है सिलेंडर के अंदर गैस को नीचे न जाने देना, या गैस को सील कर देना, गैस टाइट ज्वाइंट बनाना। और इसके लिए क्या करते हैं, दो रिंग लगाते हैं। अगर एक लगाएंगे बेटा तो खांचे से गैस निकल जाएगी, दो लगाएंगे तो दोनों के ज्वाइंट अपोजिट रखेंगे। कभी कभी अगर प्रेशर ज्यादा है तो तीन रिंग भी लगाते हैं, तो एक रिंग लगाएंगे, दूसरी रिंग लगाएंगे, तीसरी रिंग लगाएंगे, लेकिन तीनों का खांचा एक रास्ते में नहीं आएगा, तीनों का ज्वाइंट सीधे सीधे नहीं होना चाहिए, वरना तीनों रिंग लगाने का फायदा ही नहीं होगा। तो गैस ऊपर से निकली नीचे और चली गई, तो तीनों के रिंग को क्या करेंगे, 120 डिग्री पे डिवाइड कर देंगे। दो है तो 180 डिग्री पे, तीन है तो 120 डिग्री पे, चार है तो 90-90 डिग्री पे डिवाइड कर देंगे, ताकि जो ऊपर से गैस लीक करे खांचे से, वो दूसरे रिंग पे आए और फिर तीसरे रिंग पे जाए और चौथे रिंग पे जाए, तब तक पिस्टन नीचे पहुंच जाए। इसका मतलब हम उसके रास्ते में ज्यादा से ज्यादा अवरोध उत्पन्न करें। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्रेशन रिंग। अब जो नीचे वाली रिंग है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑयल रिंग। तो कंप्रेशन रिंग का पर्पस क्या है, आपने देखा, कंप्रेशन रिंग जो होती है सिलेंडर के ऊपर कंबस्टन चैम्बर में जो गैस बनती है, उस प्रेशर को मेंटेन रखने का काम करती है, या कह सकते हैं कंप्रेशन को मेंटेन रखती है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, दूसरी होती है बेटा ऑयल रिंग और स्क्रैपर रिंग। अब बेटा सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन चलता है, तो वास्तव में पिस्टन तो दीवार पे टच नहीं कर रहा है, टच तो कर रही है पिस्टन रिंग। जब पिस्टन रिंग दीवार पे टच करेगी तो वहां पे घर्षण होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि सिलेंडर की भीतरी दीवार और पिस्टन के रिंग के बीच में क्या हो, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो। उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम क्या करते हैं, दीवार के ऊपर सप्लाई करते हैं, सिस्टम होता है उसके लिए। लेकिन वो दीवार पे जब लुब्रिकेटिंग ऑयल जम जाएगा, तो जब ये रिंग नीचे आएगी, पिस्टन नीचे आएगा, तो जो ऑयल रिंग है वो उस दीवार पे लगे हुए तेल को खरोंच के नीचे ले आएगी, और उसके बीच में जो ऑयल होल होते हैं उससे वो वापस आ जाता है। तो आइए देखिए, दूसरी रिंग जो नीचे की तरफ लगती है उसको बोलते हैं ऑयल रिंग और स्क्रैपर रिंग। ऑयल और स्क्रैपर रिंग, ऑयल का मतलब तेल, स्क्रैपर का मतलब खींच के नीचे लाना, खरोंचना, स्क्रैपर मींस खरोंचना। तो अब देखिए, ये वाली हमारी है ऑयल और स्क्रैपर रिंग। ये हमारा टॉप रेल है, ये हमारा बॉटम रेल है, और बीच में होता है एक्सपेंडर। तो आइए देखिए बेटा, ऑयल कंट्रोल रिंग इन द बॉटम ग्रूव, नीचे वाले खांचे में एटलीस्ट वन रिंग, कम से कम एक ऑयल रिंग होती है, प्रोवाइड की जाती है, विच हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग द सिलेंडर वॉल। ये क्या करती है, सिलेंडर की दीवारों पे तेल पहुंचाने का कार्य करती है, और रिटर्न स्ट्रोक में जो दीवारों पे तेल एकत्र हो गया है उसको खींच के लाती है और नीचे संप में गिरा देती है। दिस इज द पर्पज ऑफ
ऑयल रिंग और स्क्रैपर रिंग। अब बेटा क्या होता है, एक तीसरा कार्य भी होता है इन रिंग्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर। अब इसका मतलब देखिए, जब पिस्टन के ऊपर गरम गरम गैसेस जो है दबाव डालेंगी तो पिस्टन काफी हीटेड हो जाएगा, और इसी के थ्रू जो हीट है हमारी वाटर जैकेट को, तो अब देखिए टॉप वाली कंप्रेशन रिंग से करीब करीब 45% हीट चली गई, बॉटम वाली कंप्रेशन रिंग से करीब करीब 20% हीट चली गई, और बाकी 5% चली गई इससे। ये कहां गई, यहां से आई सिलेंडर दीवार पे, और सिलेंडर दीवार के बाद कहां है, वाटर जैकेट। अगर वाटर कूल्ड इंजन है और वाटर कूल्ड नहीं है, एयर कूल्ड है, तो पंखड़ियां होंगी। तो इसका मतलब सिलेंडर में जो कंबशन गैसेस हैं उनकी हीट को निष्कासित जब करते हैं तो कांटेक्ट पिस्टन और वॉल के बीच में नहीं हो रहा है, कांटेक्ट पिस्टन रिंग और वॉल के बीच में हो रहा है। तो पिस्टन रिंग 3 काम कर रही हैं। ऊपर की जो रिंग है जिनको हम कंप्रेशन रिंग कहते हैं, वो सिलेंडर में प्रेशर को मेंटेन रखने का या कंप्रेशन को मेंटेन रखने का कार्य करती है। नीचे वाली रिंग क्या करती है, नीचे वाली रिंग दीवालों पे ऑयल को सप्लाई करती है, और साथ ही साथ जब दीवालों पे ऑयल चिपक के रह गया तो खरोच के नीचे ला देती है। और साथ ही साथ तीनों रिंग क्या करती हैं, तीनों रिंग जो है सिलेंडर से हीट को निष्कासित करने में मदद करती। जो ऊपरी रिंग है वो 45% हीट रिजेक्ट करती है, जो उसकी नीचे वाली है वो 20% करती है, और जो उसकी नीचे वाली है वो 5% करती है। अब यहां पे आपके दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, सर ये 45 इसने कर दिया, 20 इसने कर दिया, 45 और 20 हो गया सर 65, और 65 और 5 हो गया 70, सर बाकी 30% हीट कहां से गई? बेटा सिलेंडर में जो सिलेंडर वॉल है इसमें वाटर कूलिंग और एयर कूलिंग से कुछ हीट रिजेक्ट होती है, बाकी हीट जो है सिलेंडर हेड से भी रिजेक्ट होती है, वहां भी पंखड़ियां होती हैं। पीछे अगर आपने हीरो होंडा वाले सिलेंडर में और सिलेंडर हेड में देखा हो तो सिलेंडर हेड में भी पंखड़ियां थी, तो बाकी 30% हीट जो है बेटा वो सिलेंडर हेड से रिजेक्ट होती है। इसका मतलब हमारे पिस्टन रिंग क्या काम करती है इसको हम लोग समझ गए। अब बस इसको लास्ट में एक बार देख के खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक पिस्टन रिंग की असेंबली दिखाई गई है। ये क्या आपका है, पिस्टन है। अब देखिए सबसे ऊपर क्या है, ये वाली हिस्सा क्या है, पहली कंप्रेशन रिंग है, ये दूसरी कंप्रेशन रिंग है, और तीसरा क्या है, ये ऑयल रिंग है। अब देखिए जो हमारी गैसेस हैं वो इस पे दबाव डालेंगी। अब चूंकि पिस्टन तो दीवार पे छू नहीं रहा है, छू तो रही है रिंग, तो अब कुछ गैस जो है वो इस पे आ जाएगी, तो यहां से तो नीचे जा नहीं पाएगी, लेकिन जो गैप है इससे गैस पास कर जाएगी। अब देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि इस रिंग के ठीक नीचे इसका गैप आ गया है। अगर दोनों कंप्रेशन रिंग का गैप एक के नीचे एक आ गया, हमारा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, फिर दो लगाने का फायदा क्या हुआ? तो बेटा यहां पे आपको फोटो खींचने के लिए दिखाया गया है। अब करने के बाद क्या करेंगे, इस वाले को स्लाइड कर जाती है पूरे, इसको स्लाइड करके पीछे ले जाएंगे, जो हम लोगों ने यहां पे देखा है। ये वाला गैप अगर यहां पे है तो दूसरा वाला ये है, तो फोटो खींचने के दोनों गैप दिखाए गए हैं आपको, और चाहेंगे तो उसको धीरे धीरे खिसका के इस वाले गैप को पीछे ले जाएंगे। अब जो गैसेस हैं वो यहां पे आएंगी, कुछ दीवार पे आएंगी, अब यहां से लीक करके आएंगी, और अब जब तक वो पीछे जाएंगी तब तक पिस्टन नीचे पहुंच जाए। अब इसके बाद यहां पे देखिए ऑयल रिंग है, ये दीवार से तेल को खींचेंगी और इस खरोच से नीचे लेके पीछे फेंक देंगी, ये यहां से खींचेंगी, खरोच से लेके पीछे फेंक देंगी। अब बेटा यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज है, जो ये वाला खांचा है, जो नीचे वाला खांचा है जिसपे ऑयल रिंग पहनाते हैं, जरा इस खांचे को डिटेल में देखिए। इन खांचे में छेद होते हैं, रेडियल ड्रिल होल होते हैं। आइए दिखाने की कोशिश करते हैं, हम शायद यहां दिखा पाएंगे। यहाँ पे पिस्टन के फिगर, ये देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ऊपर के दो खांचे जो हैं वो किसके लिए हैं, कंप्रेशन रिंग के लिए हैं, और नीचे वाला खांचा किसके लिए है, ऑयल रिंग के लिए है। जिसमें ये ऑयल रिंग पहनाई जाएगी वहां पे आप देख रहे हैं क्या है, उस खांचे में रेडियली ड्रिल्ड होल है। तो अब क्या होगा कि जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जो ऑयल रिंग है ये तेल सप्लाई करेगी दीवार पे, लेकिन जब लौटेगी तो क्या करेगी, तेल को खरोचेगी, और खरोच के ऊपर जो टॉप रेल थी उसके खांचे से आएगा नीचे, जो आपका वो था स्पेसर उसमें, और नीचे से, और दोनों से क्या करेगी, इन होल को तेल देगी, और ये तेल वापस अंदर जाके हॉलो पिस्टन से नीचे संप में गिर जाएगा। तो सप्लाई इस तरह से होगा और खरोच के ये वापस आता जाएगा। तो जो दीवार पे तेल बचा रह जाता है उसको खरोच के नीचे फेंक देती है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्रैपर रिंग। ये थोड़ा सा दिखाने की मैंने कोशिश की। अब बेटा हमें जितना जरूरत था उससे थोड़ा ज्यादा ही हम लोग पिस्टन रिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। बुक में तो आपको बस थ्योरी क्वेश्चन मिलेगा, कंप्रेशन रिंग का क्या काम है, ऑयल रिंग का क्या काम है, मिनिमम कितनी होती है रिंग, तो मिनिमम 2 कंप्रेशन रिंग होती हैं और कम से कम 1 ऑयल रिंग होगी। तो कभी आपसे पूछा जाए कि मिनिमम कितनी पिस्टन रिंग होती हैं, सर 3 कैसे, सर 2 कंप्रेशन रिंग और 1 ऑयल रिंग। सर 2 से ज्यादा कंप्रेशन रिंग हो सकती हैं, होती है बेटा, लेकिन कम से कम 2 होनी चाहिए, क्योंकि 2 नहीं होंगी तो क्या होगा, बीच के खांचे में से गैस लीक कर जाएगी,
तो जो कंप्रेशन मेंटेन करने का कार्य है वो नहीं हो पाएगा। तो कम से कम 2 कंप्रेशन रिंग और कम से कम 1 ऑयल रिंग होती है। तो कुल मिला के मिनिमम कंप्रेशन रिंग कितनी होनी चाहिए? 3। अब हम लोग बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और तीसरे कंपोनेंट पे चलने की कोशिश करते हैं। अब बेटा हम लोगों ने पिस्टन रिंग को भी देख लिया, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोग चल रहे हैं तीसरे कंपोनेंट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। अब देखिए बेटा, इस वक्त हमने आपको एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर दिखाया है, इसमें आईडीसी ओडीसी दिखाया है और इसमें पिस्टन है। अब आपके फ्यूल के जलने के बाद जो कंबस्शन गैसेज हैं वो पिस्टन पे दबाव डालेंगी, दैट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया विल बिकम फोर्स, और पिस्टन पे ये फोर्स लगेगा। फलस्वरूप पिस्टन आईडीसी से ओडीसी की तरफ चलेगा। कितना चलेगा? स्ट्रोक लेंथ के बराबर। तो वास्तव में आपको मैकेनिकल वर्क मिल गया, लेकिन ये मैकेनिकल वर्क किस नेचर का मिला? ये मैकेनिकल वर्क मिला है आपको रेसिप्रोकेटिंग नेचर का। लेकिन आप जानते हैं इस रेसिप्रोकेटिंग नेचर के मैकेनिकल वर्क से अच्छा जो फॉर्म है वो है रोटरी फॉर्म। तो हम चाहते हैं इस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को किसके? पिस्टन के कन्वर्ट करना। किस में? क्रैंकशैफ्ट के रोटरी मोशन में। ये हमारा क्या है बेटा? क्रैंकशैफ्ट। अब कनेक्टिंग रॉड क्या करती है? ये है हमारी कनेक्टिंग रॉड बेटा, ये बीच में जो लगी। तो कनेक्टिंग रॉड क्या करती है? पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशैफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। तो आइए देखिए कनेक्टिंग रॉड का फंक्शन क्या है। कनेक्टिंग रॉड, फंक्शन ऑफ द कनेक्टिंग रॉड इज टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशैफ्ट। अब बेटा इसके आगे की चीज को अभी आप मत देखिएगा। तो अब अगर कोई पूछता है कि कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, तो आप कहेंगे सर कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन है उसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशैफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करती है। अब यहां पे बेटा हमने लास्ट में लिख रखा है एंड वाइसा वर्सा। अब इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि इस एंड वाइसा वर्सा का मतलब क्या है। अगर आपको ये बात मान लीजिए जब मैं पढ़ाऊंगा आगे क्लियर हो जाए, तब तो आप इस एंड वाइसा वर्सा को इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर ये क्लियर नहीं होती है आपको तो इस एंड वाइसा वर्सा को इस्तेमाल मत कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी हम नहीं समझा पाएंगे, थोड़ी देर बाद इसको समझाएंगे। तो कनेक्टिंग रॉड पिक्चर में आ गई। अब जरा देखिए, इस कनेक्टिंग रॉड के 2 सिरे हैं। इस कनेक्टिंग रॉड का एक सिरा है ये, जो इस कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ रहा है, और इस कनेक्टिंग रॉड का एक सिरा है ये, जो इसको क्रैंक से जोड़ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड क्रैंक, दिस इज कॉल्ड पिस्टन। तो कनेक्टिंग रॉड का वो सिरा जो पिस्टन से इसको जोड़ता है वो कहलाता है स्मॉल एंड, और कनेक्टिंग रॉड का वो सिरा जो इसको क्रैंक से जोड़ता है वो कहलाता है बिग एंड। तो कनेक्टिंग रॉड के 2 एंड हो गए, एक स्मॉल एंड और एक बिग एंड। अब स्मॉल एंड में क्या होगा? ये हमारा पिस्टन है, हम लोगों ने देखा था पिस्टन हॉलो है, तो पिस्टन ये हॉलो है। अब कनेक्टिंग रॉड यहां पे आई और आपने क्या किया? कनेक्टिंग रॉड को लिया और यहां से आपने एक पिन लगा दी। तो ये जो पिन लगी हुई है, इस पिन को हम लोग बोलते हैं रिस्ट पिन, गजियन पिन, या तीसरा इसका नाम होता है पिस्टन पिन। तो इसका मतलब पिस्टन पिन क्या करती है? सर पिस्टन पिन पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ती है। इसका क्या और कोई भी नाम है? यस सर, इसको गजियन पिन या रिस्ट पिन भी कहते हैं, और इस एंड को हम लोग कहते हैं स्मॉल एंड। दूसरा एंड कौन सा होता है? दूसरा एंड ये होता है जो क्रैंक को और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? बिग एंड। किससे जोड़ता है? क्रैंक पिन से जोड़। तो इसका मतलब ये जो पिस्टन का रेसिप्रोकेटिंग मोशन है ये क्रैंकशैफ्ट के रोटरी मोशन में बदल तो रहा है, कन्वर्ट तो हो रहा है, लेकिन क्या अकेले कनेक्टिंग रॉड ये काम कर पा रही है? नहीं सर, इस कनेक्टिंग रॉड के साथ हमें इसकी भी जरूरत पड़ रही है, क्रैंक की। सच मायने में पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशैफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट कौन करता है? कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक मिलके इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने थोड़ा सा कनेक्टिंग रॉड के बारे में देखा। चलिए वाइसा वर्सा क्या है? मैंने कहा बेटा इसके बारे में मैंने कहा इसको मैं लास्ट में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब आप उस लेवल पे आ जाएंगे। अभी हम लोग उस लेवल पे नहीं है, लेकिन हाँ जितनी पढ़ाई आप जानते हैं पहले से भी या अभी, तो सर पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशैफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है कौन सा एलिमेंट है? वो है कनेक्टिंग रॉड। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा। अब देखिए यहां पे पिस्टन तो रेसिप्रोकेट करेगा, क्रैंकशैफ्ट जो है वो रोटेट करेगा, और ये कनेक्टिंग रॉड क्या करेगा? अगर इसको आगे देखेंगे थोड़ा क्लियर होगा। तो कनेक्टिंग रॉड जो है बेटा इस तरह से आगे पीछे तो चलेगा, लेकिन साथ साथ ऐसे ऐसे होता रहेगा, एक तरह से ऑसिलेट करता रहेगा। तो आप कह सकते हैं कनेक्टिंग रॉड ऑसिलेट करेगा। तो पिस्टन रेसिप्रोकेट्स
क्रैंकशाफ्ट रोटेट्स एंड कनेक्टिंग रॉड रेसिप्रोकेट तो करता ही करता है, साथ साथ बीच में ये ऑसिलेट करता रहेगा। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये हमारा है पिस्टन, इसमें दो खांचे हैं, यहाँ पे कंप्रेशन रिंग लग गई, ये ऑयल रिंग लग गई। अब यहाँ पे छेद है, ये हॉलो है। जब हॉलो है तो ये पिस्टन अंदर आए, पिस्टन के अंदर कनेक्टिंग रॉड आएगी और ये पिन आपने इसमें इंसर्ट कर दी। ये हो गई आपके रिस्ट पिन, या दूसरा नाम क्या है गजियन पिन, या तीसरा नाम क्या है गजियन पिन बोलिए या पिस्टन पिन बोलिए। इस सिरे को हम लोग क्या बोलेंगे स्मॉल एंड। ये क्या है कनेक्टिंग रॉड, ये क्या है आपका बिग एंड। अब यहां पे क्या लगेगा, यहां पे आएगा क्रैंकशैफ्ट। अब ये स्प्लिट टाइप की है बेटा, लोअर हाफ अलग है, अपर हाफ अलग है। अभी थोड़ा सा हम लोग आगे और देखते हैं। अब देखिए ये आपका आ गया कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड। अब इस स्मॉल एंड में जब आप पिन लगाएंगे, इसके बीच में यहां पे बेटा एक बेरिंग लगी रहती है। अब जरा समझने की कोशिश करिए थोड़ा सा। ये है आपका पिस्टन और ये आगे कनेक्टिंग रॉड, इसके बीच में आपने पिन लगा दी। अब जब ये चलेगी तो क्या होगा, यहां पे इस तरह का रिलेटिव मोशन होगा, इसका रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन होगा। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्मॉल एंड पे एक बेरिंग लगाई जाएगी। अब वो बेरिंग यहां पे दिखाई गई है, नीडल टाइप की बेरिंग है, और कभी कभी बुश बेरिंग भी लगाते हैं, आगे दिखाने वाले हैं। तो यहां पे ये क्या चीज है, ये बेसिकली आपकी नीडल बेरिंग है, क्योंकि यहां पे रिलेटिव मोशन होगा। जब कनेक्टिंग रॉड इस तरह से करेगी तो यहां पे क्या होगा, इस तरह से रिलेटिव मोशन होगा। इस रिलेटिव मोशन में हमारा लॉसेस ना हो, फ्रिक्शनल लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम बेरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है, स्मॉल एंड है, ये आपकी पिन है, और ये पिन कहां से पास करेगी, ये पिन आएगी इसके अंदर से, और ये चीज आउटर पे टच करेगी, और ये दोनों तरफ से क्लिप लगा दी जाएगी। इसके बाद फिर ये देखिए, अब की बार बेटा यहां देखा गया नीडल बेरिंग दिखाई गई थी, अब की बार यहां पे बुशिंग दिखाई गई है। ये बुशिंग का मतलब क्या होता है बेटा, सॉफ्टवेयर मटेरियल की, पढ़ा होगा आप लोगों ने, गन मेटल या ब्रोंज, सॉफ्ट मेटल के लाइनर लगा दिए जाते हैं। तो होता क्या है, जब रिलेटिव मोशन होता है तो ये घिसते हैं, और जब घिस जाते हैं तो इनको हम हटा देते हैं। इस सॉफ्टवेयर मटेरियल की बुशिंग लगी रहती है, इधर भी लगी रहती है और इधर भी लगी रहती है। यहां पे बेटा पूरी सॉलिड टाइप की है, और यहां पे जो है स्प्लिट टाइप की है। तो ये वाला कनेक्टिंग रॉड का अपर हाफ कहलाएगा, ये लोअर हाफ कहलाएगा। क्रैंकशाफ्ट के ऊपर इसको पहना देंगे और यहां से नट बोल्ट इसको टाइट कर देंगे। तो ये हमारे कनेक्टिंग रॉड है, कुछ फिगर आपने देखे। अब इस रिलेटिव मोशन, दीज एंड्स विल हैव रिलेटिव मोशन, इसी चीज दिखाई गया, दीज एंड्स विल हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्ट्स, to reduce friction, these ends are provided with small end and big end bearings. स्मॉल एंड पे भी यहां पे ये बेरिंग है, और बिग एंड पे भी यहां पे ये बेरिंग है। ये स्प्लिट टाइप की है, अपर हाफ और लोअर हाफ, और ये सॉलिड टाइप की है। अब बेरिंग जो है ये बुश टाइप की बेरिंग है, ऐसा ना हो कि यहां पे निडल बेरिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। बेटा कनेक्टिंग रॉड को अगर हम लोग कट करें तो इसका जो सेक्शन होता है जनरली वो आई सेक्शन या एस सेक्शन होता है। तो आजकल के हाई आरपीएम के इंजन्स हैं, उनमें हम मोस्टली आई सेक्शन को यूज करते हैं। अब आई सेक्शन और एस सेक्शन ही क्यों लेते हैं बेटा, इसके बारे में डिजाइन में आप लोग पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि हम आई सेक्शन और जे सेक्शन ही क्यों लेते हैं। वहां पे थोड़ा डिजाइन में इसके बारे में जिक्र आएगा, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज देखने जा रहे हैं जिससे एक स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल बनेगा। हम लोगों ने पीछे भी न्यूमेरिकल किए हैं, लेकिन हमने वहां पे इस न्यूमेरिकल को छोड़ दिया था क्योंकि हमें इस चीज को समझाना। अब जरा देखिए यहाँ पे बेटा, ये हमने हॉरिजॉन्टल इंजन दिखाया है, और ये हमारा जो है ये है आईडीसी, और ये जो हमारा है ये क्या है ओडी। आईडीसी से ओडीसी के बीच की दूरी कहलाती है स्ट्रोक लेंथ, इतना हम लोग जानते हैं। इस वक्त पिस्टन आईडीसी पे है, तो दिस इज अवर पिस्टन, और ये हमारी है कनेक्टिंग रॉड, और ये हमारा है क्रैंक। तो जिस वक्त पिस्टन आईडीसी पे होता है उस वक्त कनेक्टिंग रॉड हॉरिजॉन्टल होती है, और उसके सीध में होती है क्रैंक। अब ये देखिए क्या है, ये हमारा क्रैंक शैफ्ट है, ये क्या है, ये है क्रैंक, और ये क्या है कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक को जोड़ने वाली पिन, जिसको हम बोलते हैं क्रैंक पिन। तो यहां पे एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्रैंक रेडियस। ये जो क्रैंक है इसका जो थ्रो है, कभी कभी इसको क्रैंक थ्रो भी कहते हैं, क्रैंक रेडियस ये है स्मॉल आर। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, इस रेडियस को इस डायमीटर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये हमारा जो है ये क्या है, ये है बोर डाया। बोर डाया का मतलब सिलेंडर का इनसाइड डायमीटर, तो ये डायमीटर है बोर डाया, इसका आधा क्या होगा बोर रेडियस। इस डायमीटर या इस रेडियस का इस क्रैंक रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। क्रैंक रेडियस अलग चीज है और बोर डायमीटर
या इसका आधे को रेडियस बोलेंगे, वो अलग चीज है। अब ये हमारा है स्ट्रोक लेंथ L। अब इस वक्त जब पिस्टन आईडीसी पे है तो कनेक्टिंग रॉड एकदम स्ट्रेट है और क्रैंक इस तरह से। अब सपोज कीजिए यहां पे फ्यूल जला, बस मैं इसको कोशिश करता हूं बेटा मिटा के फिर से और अच्छा दिखाने के आपको। सपोज कीजिए यहां पे फ्यूल जला। अब फ्यूल जला तो क्या होगा जरा देखिए, फ्यूल जला तो कंबस्शन गैसेस बनी, इन्होंने इस पर प्रेशर डाला। अब जब प्रेशर डाला तो पिस्टन आगे बढ़ेगा। जब पिस्टन आगे बढ़ा, मान लीजिए पिस्टन बढ़ के यहां तक आ गया, उस वक्त क्या कनेक्टिंग रॉड स्ट्रेट रह पाएगी? नहीं, इस पर कनेक्टिंग रॉड थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी, इस तरह से टेपर हो गई होगी। अब ये पिस्टन धीरे 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 कहां तक जाएगा? ओडीसी। तो पिस्टन यहां पे जब आईडीसी पे था तो ये था कनेक्टिंग रॉड और ये था क्रैंक। इसको मैं बताने की कोशिश करता हूं, देखिए शायद मैं समझा पाऊं, जरा समझिएगा। ये है पिस्टन, ये है मेरी कनेक्टिंग रॉड, ये है पिस्टन, ये है मेरी कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड का ये क्या है? स्मॉल एंड है। अब जहां पे मेरी कोहनी है, इस जगह पे है क्रैंक पिन, और इस क्रैंक पिन के आगे है क्रैंकशैफ्ट। अब जिस वक्त पिस्टन आईडीसी पे है उस वक्त ये स्थिति है। जैसे ही इसके ऊपर गैस का प्रेशर पड़ेगा तो पिस्टन जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये स्ट्रेट नहीं रहेगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये जब ऐसे हो जाएगा तो ये आगे जाएगा। अब ये जो है इस तरह से हो गया। अब जैसे जैसे पिस्टन आगे बढ़ता जाएगा ये आगे ऐसे बढ़ती जाएगी, करती जाएगी। जिस वक्त पिस्टन यहां पे पहुंचेगा तो कनेक्टिंग रॉड यहां आ चुकी है। अब ये कनेक्टिंग रॉड, ये जो कनेक्टिंग रॉड थी आपकी, ये कनेक्टिंग रॉड अब हो चुकी है ये, और ये जो क्रैंक था ये, अब ये क्रैंक हो गया है पूरा ये। इसका मतलब जरा समझने की कोशिश कीजिए, पिस्टन आईडीसी से ओडीसी गया, अर्थात कितनी दूरी तय किया? L दूरी तय किया। इस दौरान ये जो किनारा है, ये जो क्रैंक पिन है, ये कहां से गई? यहां से घूम के यहां आ गई। इसका मतलब ये दूरी कितनी है तुम्हारी? ये R थी, ये भी R है। तो इसका मतलब दिस L इज इक्वल टू R प्लस R 2R। यहां पे हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि जो स्ट्रोक लेंथ होती है वो क्रैंक रेडियस के दुगने के बराबर होती है, L बराबर 2R। अब कभी कभी कंप्रेशन रेशियो का न्यूमेरिकल लगाना होता है। कंप्रेशन रेशियो के न्यूमेरिकल में आप जानते हैं जरूरत पड़ती है Vs प्लस Vc बटे Vc की, और Vs का मतलब क्या है? स्वेप्ट वॉल्यूम। कैसे निकाला करते थे Vs होता है π/4 d स्क्वायर इंटू L। अब कभी कभी जब स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल होता है तो आपको स्ट्रोक लेंथ नहीं दी रहती, स्ट्रोक लेंथ नहीं दी रहती, बल्कि क्या दिया रहता है? क्रैंक रेडियस। ये क्रैंक रेडियस दी हुई है, तो आप करेंगे क्या? अगर आपको स्ट्रोक लेंथ निकालनी है तो L बराबर 2R, चूंकि पिस्टन जब L दूरी तय कर रहा है, इतनी देर में ये किनारा कहां है? यहां से लेके यहां आया, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस प्लस, तो ये कहलाता है स्ट्रोक लेंथ बराबर 2R। अब इसका हम लोग अभी थोड़ी देर में न्यूमेरिकल लगाएंगे, वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसी से थोड़ा और आगे चलते हैं। एक चीज हम लोग को कभी कभी बेटा न्यूमेरिकल में हो सकता है जरूरत पड़े, मे बी आपके डिप्लोमा लेवल पे जरूरत ना पड़े, बट कभी कभी हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ द पिस्टन, वीपी, या वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, वीपी। तो बेटा हम लोग बोलते हैं वीपी बराबर पिस्टन स्पीड। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पिस्टन की स्पीड कितनी है, तो जरा समझिए कि जब पिस्टन एक स्ट्रोक दूरी तय करता है तो इस क्रैंक ने कितना चक्कर लगाया? ये यहां से यहां आ गया, मतलब आधा चक्कर लगाया। अगर ये पूरा चक्कर लगाएगा तो पिस्टन ऐसे जाएगा और वापस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुआ L और ये वापस आया। तो जब एक स्ट्रोक ये चलेगा तो क्रैंक कितना घूमेगा? 180 डिग्री, और जब ये वापस आएगा तो क्रैंक अगला 180 डिग्री घूमेगा। तो इसका मतलब क्रैंक जब 360 डिग्री घूमेगा या क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर लगाएगा तो पिस्टन 2 स्ट्रोक करेगा। तो अब बेसिकली समझिए बेटा, इंजन कोई भी हो, इंजन 4 स्ट्रोक हो या इंजन 2 स्ट्रोक हो, इंजन पेट्रोल हो या इंजन डीजल हो, या इंजन हो ही ना, एयर कंप्रेसर हो, कोई भी रेस्पोर्टिंग सिस्टम अगर है तो उसमें पिस्टन जब एक स्ट्रोक करेगा तो क्रैंकशाफ्ट आधा चक्कर नाचेगा, क्रैंक 180 डिग्री घूमेगा, और पिस्टन अगर 2 स्ट्रोक करेगा तो क्रैंक 360 डिग्री नाचेगा या क्रैंकशाफ्ट पूरा चक्कर करेगा। अब पिस्टन ने दूरी कितनी तय की एक चक्कर में? इधर क्रैंकशाफ्ट ने एक चक्कर लगाया और पिस्टन कितना चला? L, और फिर वापस चला L। तो दूरी कितनी तय की? L प्लस L, 2L। तो जब क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर लगाता है तो पिस्टन कितनी दूरी तय करता है?
2L। जब 1 मिनट में मान लीजिए इंजन हमारा n आरपीएम पे नाच रहा है, n आरपीएम पे नाचने का मतलब क्या हो गया, n आरपीएम पे नाच रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 मिनट में n चक्कर लगा रहा है। जब क्रैंकशाफ्ट 1 चक्कर लगाता है तो पिस्टन 2L चलता है। जब क्रैंकशाफ्ट 1 मिनट में n चक्कर लगाएगा तो पिस्टन कितना चलेगा, 2L मल्टीप्लाइड बाई n। तो हम लोग कहते हैं जो पिस्टन की स्पीड होती है Vp वो होती है 2Ln। यहां पे L क्या है, स्ट्रोक लेंथ, किस में लेंगे, मीटर में। N क्या है, रिवोल्यूशंस पर मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, तो इसकी इकाई क्या आ जाएगी, मीटर पर मिनट। तो हम लोग बेटा पिस्टन की स्पीड को डिफाइन करते हैं Vp को 2Ln। कैसे आया सर, जब पिस्टन 1 स्ट्रोक चलता है तो क्रैंकशाफ्ट आधा चक्कर लगाता है, जब पिस्टन वापस आता है लौट के तो क्रैंकशाफ्ट चक्कर पूरा कर लेता है। इसका मतलब क्रैंकशाफ्ट के 1 चक्कर में पिस्टन के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 2L। अगर 1 मिनट में क्रैंकशाफ्ट n आरपीएम कर रहा है तो कितनी दूरी चलेगा, 2L मल्टीप्लाइड बाई जितने चक्कर कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई n। तो ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले कहीं कहीं न्यूमेरिकल में इस्तेमाल हो सकते हैं। मे बी हम लोग के लेवल पे ये तो ना यूज हो, लेकिन ये यूज होने जा रहा है तुरंत। तो आइए हम लोग इस चीज का यूज करके देखें कि कहीं हमें इसका फायदा हो रहा है क्या। आइए सवाल को देखते हैं। एक मल्टीपल क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू, और ये गेट लेवल का न्यूमेरिकल है, किसी भी गाइड में हो सकता आपको मिल जाए। क्रैंक रेडियस, अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां बोर्ड आया, सिलेंडर डाया नहीं बोल रहा है तो इसको डबल कर मत करिएगा। बोर्ड डाया अलग चीज है, क्रैंक रेडियस अलग चीज है। ये क्रैंक रेडियस दे रहा है, मतलब क्या दे रहा है, ये चीज दे रहा है क्रैंक रेडियस। तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं क्रैंक रेडियस आर ऑफ ए सिंगल सिलेंडर इंजन है, आईसी इंजन इज 60 मिलीमीटर। तो आर बराबर क्या है, 60 मिलीमीटर। ये आर है क्या, क्रैंक रेडियस। एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, अब देखिए बेटा सिलेंडर का डायमीटर दे रहा है, कौन सा, बोर्ड आया दे रहा है। ये कितना दे रहा है, कैपिटल डी, ये आपको दे रहा है 80 मिलीमीटर। अब जरा देखिए क्रैंक रेडियस जो है और ये बोर्ड आया, दोनों चीज दी हुई है। तो अगर इसकी रेडियस निकालेंगे तो 40 आएगी, तो कंफ्यूज मत कीजिए, ये है आपकी बोर्ड आया, अगर इसको आधा कर देंगे तो बोर्ड रेडियस आएगी या इनसाइड रेडियस ऑफ द सिलेंडर आएगी, और ये हमारी है क्रैंक रेडियस। दोनों चीजें अलग अलग है और दी हुई हैं। अब कहता है व्हाट इज द स्वेप्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा स्वेप्ट वॉल्यूम होता क्या है, PS। स्वेप्ट वॉल्यूम होता है वह आयतन जो पिस्टन एक स्ट्रोक में स्वीप करता है या झाड़ू लगाता है। कैसे निकालते हैं सर, सिलेंडर का बोर्ड आया D है तो आधार का क्षेत्रफल हो गया पाई बाई 4 D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L। तो हम करते हैं पाई बाई 4 D स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L। अब देखिए आपको बोर्ड आया तो दिया हुआ है 80 मिलीमीटर, लेकिन प्रश्न में आपसे कहा गया है कि आयतन आपको बताना है सीसी में या क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो क्या किया जाए, इसको सेंटीमीटर बदल दिया जाए। तो 80 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 80 मिलीमीटर को हम लोग लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। अब डी की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब मेन चीज बची स्ट्रोक लेंथ। सर स्ट्रोक लेंथ तो दी ही नहीं है, तो बेटा ये क्यों दे रखा है इसने क्रैंक रेडियस, क्रैंक रेडियस दे रखा है ताकि आप स्ट्रोक लेंथ निकाल लो। तो आप देखिए पीछे L बराबर 2R, ये दूरी किसके बराबर होगी, दिस प्लस दिस। तो आइए L बराबर 2R, तो अब यहां पे R बराबर ये है, इस R को हम क्या लिख सकते हैं, ये 60 मिलीमीटर है, मतलब क्या हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। तो L के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो आइए पाई बाई 4, पाई के स्थान पे 22/7, ये हो गया पाई, ये हो गया 4 डी स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 8, और L के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर की 12। सर L बराबर 2R और R बराबर है 6 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दीजिए सर 12, ये हो गया 12। अब देखिए 4 से लिया तो 4 त्रिके 12। अब जरा इसको देखा जाए, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 8 8 64 मल्टीप्लाइड बाई 3 और डिवाइडेड 7। नाउ दिस विल बी, इकाई क्या हो जाएगी सर, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये 4 था न्यूमेरिक था और पाई था, तो क्या इकाई हो जाएगी इतना सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेटर पर रख के सॉल्व कर लिया जाए तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बेटा क्या करते हैं इसको, 22 मल्टीप्लाइड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ गया आपका बेटा जो भी इक्वल टू इतना, डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू आ रहा है 603.42।
ये आ रहा है 603.42 सेंटीमीटर क्यूब। कोई आंसर मैच कर रहा है? यस, ये हम लोग ले सकते हैं डी आंसर। अब देखिए बेटा, पीछे भी हम लोगों ने कंप्रेशन रेशियो के, स्वेप्ट वॉल्यूम के सवाल किए थे, परंतु इस सवाल को मैंने वहां पे क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहां पे अगर देते बेटा तो हमें L बराबर 2R वाला फंडा तब तक नहीं मालूम, और L बराबर 2R वाला फंडे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता? हमें थोड़ा सा कनेक्टिंग रॉड पे आना पड़ता। तो हमने उस न्यूमेरिकल को वहां पे रोक लिया था, हम इसको यहां पे ले आए। तो हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को देख लिया और देखा कि किस तरह से हम लोगों ने L बराबर 2R का इस्तेमाल किया। आइए बस आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोगों का कनेक्टिंग रॉड भी हो गया, तो हम लोग 3 कंपोनेंट देख चुके हैं। कौन कौन सा? सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड, दूसरा पिस्टन एंड पिस्टन रिंग, तीसरा कनेक्टिंग रॉड। अब कनेक्टिंग रॉड करता क्या है बेटा? कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को क्रैंकशैफ्ट के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। तो अब हमारा चौथा कंपोनेंट आ गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रैंकशैफ्ट। अब बेटा जो इंजन की ताकत है वो अल्टीमेटली कहां पे अवेलेबल होती है? वो इसी क्रैंकशैफ्ट पे अवेलेबल होती है। तो आइए, एट क्रैंकशैफ्ट आउटपुट पावर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक पावर। इस भाषा को समझिए, प्रॉपर समझते होंगे आप लोग। सपोज कीजिए आप कह रहे हैं सर ये इंजन 10 किलोवाट का है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर ये जो आउटपुट देगा या जो हमें ये पावर देगा सर ये 10 किलोवाट है। वेरी गुड। इसका मतलब ये पेट्रोल या डीजल खाएगा, चलेगा, लेकिन हमें आउटपुट पे 10 किलोवाट देगा। ये जो आउटपुट है ये कहां पे मिलेगा? कहां पे हम जाके 10 किलोवाट ले सकते हैं? तो अब ये जो क्रैंकशैफ्ट होता है इसी के ऊपर ये आउटपुट पावर मिलती है। क्योंकि फ्यूल जला, गैसेस बनी, गैसेस ने पिस्टन के ऊपर दबाव डाला, वो दबाव गुणे एरिया फोर्स बना, उस फोर्स से डिस्प्लेसमेंट मिला, वर्क बना, और कार्य करने की जो दर है वो हुई पावर। लेकिन ये जो पावर है ये कहलाती है, आगे चल के देखेंगे, इंडिकेटेड पावर। जो ये पावर होती है ये पूरे की पूरी क्रैंकशैफ्ट पे नहीं मिलती, रास्ते में कुछ पावर घर्षण में नुकसान हो जाती, लेकिन उससे घर्षण में जो नुकसान हो गई उसको काटने के बाद जो बचती है वो हमें क्रैंकशैफ्ट मिलती है। तो क्रैंकशैफ्ट क्या है? क्रैंकशैफ्ट किसी भी इंजन का वो आउटपुट शैफ्ट है जहां पे हमें इंजन की पावर अवेलेबल होती है, और उस पावर को हम बोलते हैं ब्रेक पावर। यही लिखा गया है, एट क्रैंकशैफ्ट आउटपुट पावर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ब्रेक पावर। और ये पूरा पूरा जो क्रैंकशैफ्ट होता है, एक बेरिंग आगे लगी रहती है और एक बेरिंग पीछे लगी रहती है। ये मेन बेरिंग्स होती हैं जिसपे वो सपोर्टेड होता है। इसके अलावा बीच में कुछ बेरिंग्स और होती हैं। कितनी होती हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इंजन कितने सिलेंडर का है। अब जरा देखते हैं, ये हमारे पास एक क्रैंकशैफ्ट है। इस क्रैंकशैफ्ट को देखें अगर आप, तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कितने सिलेंडर के इंजन की क्रैंकशैफ्ट है? ये जो क्रैंकशैफ्ट है, जिस इंजन की ये क्रैंकशैफ्ट है, उस इंजन में सिंगल सिलेंडर है कि कई हैं? आगे समझते हैं थोड़ा सा। बेटा देखिए यहां पे क्या होगा, ये है कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड। एक कनेक्टिंग रॉड आएगी, यहां पे लगेगी, दूसरी कनेक्टिंग रॉड आएगी, यहां पे लगेगी, तीसरी कनेक्टिंग रॉड आएगी, बेटा मुझे दूर से दिखाई दे, वो यहां पे लगेगी, और चौथी कनेक्टिंग रॉड आएगी, वो यहां पे लगेगी। इसका मतलब ये 4 सिलेंडर इंजन का क्रैंकशैफ्ट है। अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो समझते हैं क्या होगा? 4 सिलेंडर होंगे, चारों में पिस्टन होगी, चारों में कनेक्टिंग रॉड होगी, लेकिन एक क्रैंकशैफ्ट हो। एक परिवार है, उसमें 4 बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप क्या है? एक है। तो क्रैंकशैफ्ट एक होगा, सिलेंडर 4 है, पिस्टन 4 है। अगर पिस्टन रिंग की बात करो तो 2 2 2 2 8 होंगी कम से कम कंप्रेशन रिंग, और एक 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 4 होंगी ऑयल रिंग। तो 4 सिलेंडर इंजन में 4 सिलेंडर, 4 पिस्टन, 4 कनेक्टिंग रॉड, कम से कम 8 कंप्रेशन रिंग, कम से कम 4 ऑयल रिंग, परंतु क्रैंकशैफ्ट एक। तो ये क्रैंकशैफ्ट एक मल्टी सिलेंडर इंजन का है, और वो भी कैसा? 4 सिलेंडर। तो अब बेटा यहां पे आएगा कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड, यहां पे आएगा कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड, यहां पे आएगा कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड, और यहां पे आएगा कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड। लेकिन अब अगर आप देखें यहां बीच बीच में जो दिख रहा है बेटा, यहां पे सपोर्टिंग के लिए बेरिंग होंगी, यहां पे सपोर्ट के लिए बेरिंग होंगी इन 3 जगहों पे, और ये होगी फ्रंट पे एक बेरिंग होगी, और ये इधर साइड पे बेरिंग होगी। इस तरफ लग जाएगी आपकी फ्लाईव्हील, और यहां पे लगेगी पुली जहां से आप पावर आउटपुट लेंगे। सर आउटपुट पावर लेने का मतलब? मैंने कहा भाई इंजन चल रहा है, इंजन का शैफ्ट नाच रहा है, अब आप चाहते हैं इससे पावर लेके आटा चक्की चलाना,
इससे पावर लेके कोई और मशीन चलाना, तो पावर अवेलेबल तो है इंजन क्रैंकशाफ्ट पे, तो आप क्या करेंगे, इस क्रैंकशाफ्ट के इस एंड पे लिखा गया है पुली एंड, एक पुली लगा देंगे। अब इस पुली से आप पट्टा लगा के पावर ले लेंगे, या आप ये भी कर सकते हैं कि यहां पे डायरेक्टली कपल कर दें और पावर ट्रांसमिट कर लें। कहने का मतलब आपके पास इस शैफ्ट के इस एंड पे पावर अवेलेबल है, अब किसी भी पावर ट्रांसमिशन डिवाइस का इस्तेमाल करके आप इस पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अपोजिट एंड पे क्या होगा, यहां पे फ्लाई व्हील लगी रहेगी। फ्लाई व्हील का क्या पर्पस होता है, मैंने कहा अभी नहीं बता सकते, जब तक 4 स्ट्रोक साइकिल की हम कार्यविधि आपको नहीं समझा पाएंगे, तो जब समझाएंगे तो फ्लाई व्हील समझ में आ जाएगी। तो दिस इज योर क्रैंकशाफ्ट। अब जरा थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं इसको बेटा, बस हम लोग कोशिश करते हैं। अब जरा देखिए सर, ये छेद किस लिए है, मैंने कहा बेटा ये देखिए, ये ऑयल, ये जो छेद है ये इसलिए है कि यहां से हम ऑयल सप्लाई करते हैं, और बल्कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल गैलरीज हैं। ये देखिए यहां पे भी छेद है, यहां पे भी छेद है। तो ये जो छेद है बेटा कुछ इस तरह से होते हैं, ये अंदर ही अंदर जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। तो इससे क्या होगा, ये जो ऑयल है ये सप्लाई होता है। तो आपने यहां पे ऑयल दे दिया, ये ऑयल अंदर ही अंदर ऑयल गैलरी से यहां आ जाएगा, 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 यहां आ जाएगा। अब यहां पे क्या है, बेरिंग है, इसके आउटर पे क्या होगा, जो बेरिंग है उसका इनर रेस, जो आंतरिक रेस हो यहां बैठेगा, और यहां से तेल आएगा तो क्या होगा, यहां पे रोटेटिंग मोशन होगा, वहां तेल सप्लाई हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड आके बैठेगा, तो यहां पे तेल आ जाएगा, तो जहां बिग एंड आके बैठेगा और यहां पे रोटेटिंग मोशन होगा, यहां तेल आ जाएगा। तो ये बेटा कहलाता है ऑयल गैलरी। तो इसके लिए अंदर ही अंदर ऑयल सप्लाई करने के लिए गैलरी बनी रहती है। अब बेटा तो आगे चलते हैं। अब देखिए जरा, ये आपका है बेटा क्रैंकशाफ्ट। अब जरा इसमें देखिए कितने पिस्टन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट है, जिसमें पिस्टन है 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। कनेक्टिंग रॉड कितनी है, 1 2 3 4 5 6। 2 कंप्रेशन रिंग, 2 2 2 12 कंप्रेशन रिंग और 6 ऑयल रिंग, लेकिन क्रैंकशाफ्ट एक है। अब जहां जहां पे कनेक्टिंग रॉड का बिग एंड आएगा, वहां वहां पे लुब्रिकेशन की जरूरत होगी। अब यहां पे तेल कैसे पहुंचेगा, सर इस जगह पे अगर तेल सप्लाई कर दिया जाए तो यहां से यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, इस तरह से। और इन दोनों के बीच बीच में भी बेरिंग्स होंगी, कुछ सपोर्टिंग बेरिंग होंगी और मेन बेरिंग होगी। और यहां पे देखिए क्या लगा हुआ है, फ्लाई व्हील। तो यहां दिखाया गया 1 is piston, 1 is piston, 3 is flywheel, 3 is flywheel, 2 is connecting rod, ये कनेक्टिंग रॉड है, और एक क्रैंक वेब है। बेटा ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसको बोलते हैं क्रैंक वेब। देखो कहीं टूल दिखाया होगा, ये देखो ये दिखाया हुआ क्रैंक वेब। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने, अच्छा एक चीज और देखिए बेटा, क्रैंकशाफ्ट को हम लोग बेटा इंजन का बैकबोन कहते हैं। हमारे शरीर में भी एक बेटा हम लोग जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम लोग शरीर का बैकबोन कहते हैं। अगर ये टूट जाए तो हम लोग खड़े नहीं रह सकते, जिंदगी भर लेटे रहना पड़ेगा। तो इंजन का ये बैकबोन है, इंजन की रीढ़ की हड्डी है। हमारे 6 पिस्टन काम कर रहे हैं, हमारी कंप्रेशन रिंग थोड़ी घिस जाए तो गैस लीक कर जाएगी, थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, थोड़ी ताकत कम मिलेगी। ठीक है, एक पिस्टन किसी कारण से कार्य करना बंद कर दे, या यहां पे स्पार्क प्लग से आग ना लगे, ताकत कम हो जाएगी, बट इंजन चलता रहेगा। लेकिन अगर क्रैंकशाफ्ट टूट गया पूरा पूरा, तो इसको हम लोग कहते हैं बैकबोन ऑफ द इंजन। क्रैंकशाफ्ट इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ द इंजन। अब बेटा एक तरह से हम लोगों ने ये 4 कंपोनेंट डिस्कस किए। यहां पे भी देखिए क्या है, ये है आपकी कनेक्टिंग रॉड, ये है आपका पिस्टन, ये है आपकी पिस्टन रिंग, ये है आपका स्मॉल एंड, ये है आपका बिग एंड, ये आपका है क्रैंकशाफ्ट, ये है क्रैंक, और यहां पे लगी हुई है क्रैंक पिन। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने एक तरह से बेटा 4 कंपोनेंट को डिस्कस कर लिया। सर एक कंपोनेंट बच गया, कौन सा बच गया, फ्लाई व्हील। अब देखिए फ्लाई व्हील को इस वक्त अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लाई व्हील को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे इंजन की वर्किंग की जरूरत। अब बेटा हम लोग 1.4 जो आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसको हम लोगों ने फिनिश कर दिया। हम लोगों को जो भी करना था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। हम लोगों को अब नेक्स्ट क्लास जब भी हम लोग करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आएंगे, तो 1 2 3 4। सर फ्लाई व्हील रह गया, मैंने कहा बिल्कुल रह गया, मुझे याद है। एक्सप्लेन आज हम क्यों नहीं कर रहे हैं, कि इसको आज समझाना संभव नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने जा रहे हैं 4 स्ट्रोक साइकिल की वर्किंग। जब उस वर्किंग को हम समझेंगे तो फ्लाई व्हील अपने आप वहां पे पिक्चर में आएगा।
और जब फ्लाईव्हील पिक्चर में आएगा तो समझाना आसान हो जाएगा। तो बेटा मैंने थोड़ा सा ये समझते हुए कि आप लोगों ने हो सकता है आईसी इंजन को इतने डिटेल में ना पढ़ा हो, मैंने कंपोनेंट्स को डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश की है। तो आज के क्लास में फिर रोक रहे हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे तो वहां हम लोग शुरू करेंगे 1.5 और 1.5 में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग देख लेते हैं बेटा। हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्किंग ऑफ ए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है ये हम लोग नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू वेरी मच आज के लिए।